क्रेजीएस्ट तरीके जिससे लोग गोल्ड लेके आते हैं सबसे ज्यादा स्मगल? Anal cavities. We have seen vaginal cavities. They put it in the anal cavity, उसको wrap करके, and then they later excrete it. Think about any possible way you can think about it. It can be smuggled. सबसे क्रेजीएस्ट आपने क्या पकड़ा है? Once I found bag full of shark teeth. Once I found live scorpions. Briefcase में सेट थे और डब्बों में उनके ऊपर टेप लगा रखा था. और वो जिंदा थे? जिंदा थे वो. कस्टम्स में कितने लोग होंगे जो ईमानदार होंगे और वर्सेस जो करप्ट होंगे? 60 to 70% are corrupt and around 20 to 30% not corrupt at all. बहुत लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर से या जीएसटी ऑफिसर से, और वो ऐसे कॉम्पिटिटर्स की 12 बजाने में लगा देते हैं। इन्फॉर्मेंट बन सकते हो, जितनी भी रिकवरी होगी तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं रवि कपूर, एक एक्स IRS ऑफिसर, जिन्होंने आज हमें ऐसी शॉकिंग बातें बताई कि कैसे लोग गोल्ड को बॉडी पार्ट्स में हाइड करके स्मगल करते हैं, कैसे ड्रग्स का ट्रेड होता है, जब किसी बड़े पॉलिटिशियन या इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में रेड होती है उसकी टिप कौन देता है। लेट्स से किसी बिजनेस में कुछ गलत नहीं किया, हाउ मच पावर डू यू हैव टू कि उसको परेशान कर सके? आई थिंक प्लेंटी। दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग देम। कुछ ना कुछ गलती निकालने की कोशिश करी जा सकती है, उनके एक्स्ट्रा ऑडिट्स कराए जा सकते हैं ताकि उनके डिलेज, उनकी जवाबदारी बढ़ जाए। गवर्नमेंट ने बोला, कहीं से न्यूज आई, किसी ने इंटेलिजेंस दिया हो तो क्या कितना ठीक है, मान लिया, कुछ भी होता है, रेड कर सकता है। चीफ मिनिस्टर इज मोर पावरफुल और द रिचेस्ट मैन इन द स्टेट इज मोर पावरफुल? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। तो पहले एक बात, IRS क्या होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। दो होते हैं। ओके, देयर आर 2 IRS सिस्टर सर्विसेज बोलते हैं इनको। एक होता है IRS इनकम टैक्स, एक होता है IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो आई वाज इन कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। उस वक्त एक्साइज होता था, बट अब क्योंकि GST आ गया इसलिए उसको अब इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। ओके, तो GST और कस्टम्स में आप? हाँ। फिर फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई एज एन IRS? चेन्नई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कस्टम्स काम ही ये था कि एयरपोर्ट पे आप ग्रीन चैनल, रेड चैनल होता है, वहाँ पे कस्टम वाले खड़े होते हैं। मैं वहाँ पर उनका असिस्टेंट कमिश्नर था, और आपका काम ये है कि भाई आप रोक सकते हो तो स्मगलिंग रोको, और आप कस्टम्स के इवेजन्स रोको, कस्टम्स की वायलेशंस रोको। लोग आ रहे हैं ना, फिजिकल है, दिमाग चलाना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बोलना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। तो कैसे पकड़ते हो? इतने सारे लोग आते हैं, अब इतने सारे लोगों में से आपको पकड़ना है कि कौन टेढ़ा दिख रहा है, कैसे डिसाइड करोगे कौन टेढ़ा है? हाँ, इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। और इट इज़ वेरी इजी बिकॉज आपको वही शक्ल दिखेगी हर रोज। हर रोज क्यों आ रहा है कोई? वाई? दिन में 2 बार क्यों आ रहा है कोई? सेम बंदा, और वही ग्रुप सा लोगों का ना, जो कि ऐसा पता चलता है कि मतलब ये वो प्लेजर टूरिस्ट नहीं है, थोड़े बेसिक लेवल के बिल्कुल गरीब से लोग हैं। बार बार वही शक्लें दिख रही हैं, हर फ्लाइट में जाते हैं, हर फ्लाइट में आते हैं, हर फ्लाइट में जाते हैं, हर फ्लाइट में आते हैं, ऐसे राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं। ये कैरियर्स होते हैं, दे आर कैरियर्स। ओके, दे आर द वंस कैरिंग द गोल्ड और द गुड्स और वट एवर इट इज। और मास्टरमाइंड जो होता है वो कभी सामने नहीं आता। अच्छा, तो आपको पता चल जाता था वही सेम शक्लें देख देख के कि भाई अब आ जाओ, साइड आ जाओ। तो आपको रट जाती थी, इतनी शक्लों में ध्यान आ जाता था। बट अपनी इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन का भी बहुत रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन की बात है, मैं सिर्फ राउंड ही लगा रहा था, और ऐसा मेरा कोई वो नहीं था, और मोरलेस एक फ्लाइट आई थी कोई दुबई से या कोई कतर से या पता नहीं कहाँ से, निकल ही गए थे पैसेंजर सारे। ओके, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली ही हो गया था। एक बंदा मुझे देखा ट्रॉली लेके जा रहा है, और उसके पास एक पुराना सा डब्बा था, और ट्रॉली के ऊपर आइस मेकिंग मशीन। कहीं यार आइस मेकिंग मशीन क्यों लेकर आ रहा है ये? ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेटर्स मिल जाते हैं, बर्फ मिल जाती है, वाई इज ही कैरिंग दिस ओल्ड आइस मेकिंग मशीन? तो मेरे को ऐसे ही लगा कि भाई शायद कुछ पता नहीं, तो मैंने बोला कि आप स्कैन करा लो एक बारी। उसमें 3 किलो सोना था। आइस मेकिंग मशीन बनी हुई थी को सोने से? आइस मेकिंग मशीन थी, नहीं उसके अंदर 3 किलो, इतना सा होता है 3 किलो सोना। इतना सा एक टुकड़ा होगा। हाँ, इतना होगा, इतना टोटल आपके सेलफोन जितना, आई थिंक रफली उसमें अंदर कंसील्ड था। एक्सरे कराया, पता चल गया। ऐसे कई बार ऐसे इंस्टिंक्ट पे रैंडमली। पर ऐसे कुछ होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन पे यूजुअली लोग दिखते हैं डरते हुए, ऐसे कुछ होता है कि नहीं? वो तो रेगुलर हो जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि अगर आप वर्दी में खड़े हो तो हर किसी के मुंह पे थोड़ी बहुत हेजिटेशन दिखेगी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट। अगर आप बोलते कि दिखता है, मैं आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन करता। नहीं बदलता, फ्रैंकली स्पीकिंग।
You just sort of figure out by the faces and the profiles and the instinct. And if you, I'll tell you another thing that happens. आप एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट लैंड करी, आप फ्लाइट से डिबोर्ड करे, आप अपनी बेल्ट की तरफ गए, आपका लगेज कहाँ से आता है वो आपको नहीं दिखता, करेक्ट? आपका लगेज निकाला जाता है और वो एक जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर लोड किया जाता है. उस कन्वेयर बेल्ट पे लोड करता है, वो एक स्कैन के थ्रू निकलता है जो आपको दिखता नहीं है, इट इज बिहाइंड द वॉल. और वहां पर कोई कस्टम ऑफिसर बैठा होता है, वो देख रहा होता है. तो द सिस्टम दैट यूज्ड टू बी फॉलोड, आई थिंक अब तो शायद चेंज हो गया हो, इज अगर सपोज स्कैन हुआ और कुछ लग रहा है, स्कैनर बोल रहा है कि कुछ डेंस सी चीज है, कुछ है अजीब सा, तो उस पर कोई निशान सा लगा देगा, एक्स बना देते हैं व्हाइट चौक से, कुछ भी कर देगा मतलब, और फिर वो उसको आप कर लो चेक. दैट इज एक्चुअली द वे इट वर्क्स. तो ऐसे करके, बट और कोई तरीका नहीं होता जैसे कि पकड़ने का लोगों को? इंटेलिजेंस पता होगा आपको कि कौन क्या ला रहा है, किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसी का फोन आ गया, इंटेलिजेंस. तो कैसे आती है आपको कंप्लेंट्स और ये सब? लेटर में गवर्नमेंट को लोग ईमेल कर देते हैं. आई यूज्ड टू गेट पर्सनल फोन कॉल समटाइम्स क्या फ्रॉम कंपीटिंग स्मगलर्स कि वो ला रहा है, वो ऐसे ला रहा है, वो ऐसे ला रहा है, वो इतना इतना सोना लेकर आ रहा है. तो ठीक है, जो भी नाम आते थे हम चेक कर लिया करते थे, कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था. बट या इंटेलिजेंस इज द बेस्ट वे. बट हाउ डू यू बिल्ड योर इंटेलिजेंस? अब ये मतलब इसके ऊपर तो वेट नहीं कर सकते ना कि कभी दो गैंग्स आपस में लड़ेंगे, फिर एक को जेलसी होगी, फिर आपको फोन करेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते. So how do you build this? So there is something called the AIU, Air Intelligence Unit. Okay. इसका काम ही ये होता है कि वो करना. जो मेरा काम था, my job was not to build an intelligence network, but if I was going to build it, तब होता है जब मैं उनके साथ बैठता. Okay. उनके साथ बैठना पड़ेगा. उन लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठो, बातें करो, फिर निकलेगा थोड़ा 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 थोड़ा, फिर आपको समझ में आएगा हो कैसे रहा है, किस स्केल पे हो रहा है, कब कब हो रहा है, कैसे कर रहे हैं. इतना जरूर पता चलता था कि जो भी असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी ऑफिसर्स होते थे, उनकी जिस दिन ड्यूटी होती थी या जिस दिन वो होते थे, उस हिसाब से उतारते थे वो गोल्ड. अगर लीनियंट है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा चिल है या करप्ट है, तो उतारते थे वो उन लोगों को. और अगर स्ट्रिक्ट है तो वो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रहता था उनका कि हैं कौन लोग उस पॉइंट पे बैच में, क्योंकि एयरपोर्ट इज 24 आवर थिंग. वहाँ पे डे जॉब नहीं, तो वहाँ पे बैचेस सर्कुलेट होते हैं. 12 घंटे का एक बैच होगा, फिर वो घर जाएंगे, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा, तो ऐसे 4 चलते हैं. ABCD बोलते हैं उनको, बैच ABCD. एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर व्हेन दे सी कि कौन से बैच में लाना है, कौन से बैच में नहीं लाना है, मारे जाओगे, तो दे नो इट. तो उनको समझ में आता है ये. ऐसे सबसे ज़्यादा स्मगल क्या होता है? गोल्ड की, ड्रग्स की, डायमंड्स, व्हाट? गोल्ड. आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग गोल्ड इज द ओनली थिंग जो डिटेक्टेबल है प्रॉपरली. ड्रग्स तो पता भी नहीं चलते आपको. ड्रग्स सिर्फ रैंडमली डॉग्स डिटेक्ट कर सकते हैं या इंटेलिजेंस. ड्रग्स बहुत मुश्किल होते हैं पकड़ने. तो लोग एयरपोर्ट पे क्यों? क्योंकि अगर जब सिक्योरिटी चेक इन में आप डाल रहे हो तब नहीं पता चल जाता है? सिक्योरिटी चेक इन में कैसे पता चलेगा? सिक्योरिटी चेक इन जो मेटल डिटेक्टर होता है, इट विल शो यू द डेंसिटी ऑफ मेटल. अगर गोल्ड है ना तो एकदम गोल्ड या कोई बहुत हैवी मेटल तो एकदम हैवी सा ऑरेंज सा दिखेगा वो. बाकी सब जो है हरा हरा सा दिखेगा. यू विल बी एबल टू सी थ्रू इट. साफ दिख जाएगा यहाँ पे गोल्ड है. तो वो उस चीज़ के लिए डिजाइंड है जो स्कैनर्स होते हैं. हाउ डू यू डिटेक्ट अ ड्रग? तो कोई भी अपने बैग में कुछ भी एक टैल्कम पाउडर की जगह वो डाल के लेके आ सकता है? ला सकता है. इट्स दैट इजी? हाँ, इट इज दैट इजी. ऑब्वियसली उसकी पनिशमेंट बहुत एक्सट्रीम है. अगर पकड़ा गया तो मारा जाएगा. और अगर कोई और ड्रग इतने इस क्वांटिटी में ले आया तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से मतलब ऐसे ही उसको मिल गया रैंडमली, कहीं से लिया हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूटर क्वांटिटी. तो अगर कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क है और अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी के बारे में उनको पता होना चाहिए. इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई आ रहा है, इस टाइप का हो सकता है, देख लो. तो अगर कोई ड्रग्स अपने बैग में लेके आ रहा है तो देन आप कस्टम में भी चेक नहीं कर सकते, कोई स्कैन में भी नहीं पता चलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल. डिपेंड्स ऑन द ड्रग बट वर्चुअली वेरी डिफिकल्ट. तो गोल्ड कैसे लोग लेके आते हैं? गोल्ड लोग अलग अलग इंजीनियस तरीकों से लेके आते हैं. इंजीनियस तरीके क्या होते हैं? हाँ, टेल मी क्रेजीएस्ट तरीके जिससे लोग गोल्ड लेके आते हैं सबसे ज्यादा स्मगल. एनल कैविटीज. या इट्स रियल? इट इज रियल. मूवीज में दिखाते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन. तो कैसे क्या करेंगे? They put it in the anal cavity, उसको रैप करके proper, and then they later excrete it. And फिर उसका रैप खोल देंगे. हाँ, it is only found X-ray से.
और वो भी तो व्हेन द पैसेंजर पासेस थ्रू मेटल डिटेक्टर, अगर बहुत बच गया वो और आपका हाथ वाला भी कुछ डिटेक्ट कर रहा है तो फिर आप उसको डिटेन करके एक्सरे करा सकते हो उसका मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड हमने एनल कैविटीज कॉमनली देखे हैं, वजाइनल कैविटीज वी हैव सीन, हमने 2-3 बार ही देखा है इंजेस्ट किया हुआ है पेलेट्स पेट के अंदर। तो ये कैसे करते हैं? निकल लेते हैं तो मर नहीं जाएगा कोई? चांसेस नहीं होंगे मरने के? चांसेस नहीं, तो बहुत छोटे छोटे साइज में, और मरते भी तो हैं लोग समटाइम्स। ड्रग्स, व्हेन पीपल इंजेस्ट ड्रग्स, समटाइम्स द लेयरिंग विल रप्चर एंड पीपल डू डाई बिकॉज ऑफ दिस। तो ऐसे लोग गोल्ड खा के ले जाएंगे? नहीं, छोटा छोटा गोल्ड का अगर है तो वो कंसील्ड होगा। तो ये तो चलो बॉडी कंसीलमेंट बोलते हैं इसे। बॉडी के बाहर भी कंसीलमेंट होती है। या तो एनल कैविटी से, वेजाइनल कैविटी से लोग लेके आते हैं, पकड़ते कैसे हो फिर इनको? मेटल डिटेक्टर में कुछ आएगा, दिखेगा तो कुछ नहीं ऑब्वियसली, फिर एक्सरे होगा। तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगे, एक्सरे होगा, और अगर कुछ आ गया फिर मतलब ऑब्वियसली अंदर है तो वैसे तो है नहीं कि 1 मिनट में, तो यू वेट, एक बंदा बैठाते हैं, बाथरूम जाएगा, निकालो। हाँ I've never done that thankfully, but that is the only way. So it's अब एक बंदा है जो एयरपोर्ट पे गया, वो स्कैन कर रहे हैं उसको, अब बज रहा है, बीप 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 कर रहा है और लग रहा है कि बॉडी में कुछ है, तो एक्सरे हो, तो they'll stop। तो फिर तो स्टार्टिंग में ही पकड़ा जाएगा ना, मतलब आपको लैंड तो होएगा ही नहीं, वो तो चेक इन करते टाइम ही पकड़ा जाएगा। नहीं, अब हाउ ही गॉट इट, वेयर ही गॉट इट फ्रॉम, डिपेंड्स, पीपल आर क्रिएटिव। वी हैव फाउंड समटाइम जो सूटकेस होता है, सूटकेस की लाइनिंग पूरी गोल्ड की, कई बार पकड़ी हमने पूरी गोल्ड की, बिकॉज गोल्ड इज वेरी डक्टाइल एंड मैलिएबल, यू कैन मोल्ड इट, पतला सा ना, पूरी की पूरी लाइनिंग उसकी गोल्ड की ही थी। और जब आप स्कैन करते हो तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे वो गोल्ड है, बट वो गोल्ड है। और जो गोल्ड स्मगल होता है वो रॉ होता है, रॉ फॉर्म में, तो इट इज इवन मोर मैलिएबल। ओके, सम पीपल विल जस्ट try and sort of conceal it and wear it, but that is chalo likely to get detected. But ingenious ways are in the luggage, like this ice making machine I told you, and all these body concealments. And you know, think about any possible way you can think about it that it can be लाया जाएगा, it can be smuggled, it is smuggled. बहुत लोग बाहर शॉपिंग करने से डरते हैं कि बाहर शॉपिंग कर ली, अब घर कैसे लेके जाएंगे? What's that? Why are people scared? There is a limit to the amount that you can bring, और this is what customs is ना, customs is a tax which is imposed on the border. अगर आप कुछ इंडिया में ला रहे हो तो उस पर आपको कस्टम्स देना पड़ेगा। बहुत लोग बाहर से अगर एक क्वांटिटी के ऊपर हो जाता है तो टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है, बट इनफैक्ट लोग खरीदते ही बाहर इसलिए है क्योंकि इंडिया में टैक्स ज़्यादा होता है और वहाँ कम होता है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, विच इज़ ऑल्सो द होल पॉइंट ऑफ स्मगलिंग। तो जब लोग उसको लेकर आते हैं तो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। आइडियल प्रॉपर केस तो ये है कि आप डिक्लेयर करो रेड चैनल में कि ये मैं लाया हूँ, इतना इसकी वैल्यू थी, ये रही इसकी इनवॉइस, और आपकी जो भी कस्टम ड्यूटी बनती हुई ले लो मुझसे। उसको एवेट करते हैं लोग। ज़्यादा लोग डरते हैं ले जाने से। ऐसे फॉर इंस्टेंस सम आंटी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ कॉन्वेकेशन, और शादी, बच्चे की शादी है, बच्चा बाहर रहता है यूएस कनाडा में, और 2-3-4 किलो के सोना लेके जाना है। अब वो सोना ले जाना इज नॉट सो इजी। ले तो जाओगे, वापसी में रोक लिया तो क्या करोगे? यू हैव नो प्रूफ कहाँ से आया, कैसे नहीं आया। तो ये बोल सकते कि मैं तो घर में मेरे पास पहले से था। बट यू हैव वायलेटेड द लॉ ना, पकड़ तो लेगा ही वो आपको। Why have I violated the law? अगर मेरे पास इंडिया में ही है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ले जाने से पहले, जाते टाइम, which is a cumbersome procedure. This is the I used to get this query so much. जब मैं कस्टम में था, यार लेकर जाना है, डिक्लेयर कैसे करें? पीपल वांट टू फॉलो, क्योंकि पंगा ना हो बाद में, तो डिक्लेयर करने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसीजर है। देयर आर ज्वेलरी अप्रेजर्स, वो देखेंगे गोल्ड को, वो सरकारी कहाँ प्रॉपर देखेंगे, बिल बनेगा, हिसाब लगाया जाएगा, इसमें कितना गोल्ड है, कितने प्रेशियस स्टोन है, इतना आप लेके जा रहे हो, फोटो वोटो खींचेगी उसकी, फिर आप ले जाओ, फिर आप वापस ले आओ। तो मोस्ट पीपल अल्टीमेटली जस्ट एंड अप अवॉइडिंग इट, लेकर ही मत जाओ, कौन इतने दिमाग में लगाएगा। तो आप लोग भी किसी को तो बेनिफिट ऑफ डाउट से छोड़ देते होगे ना, कि भाई लग रहे हैं कि एक्चुअली शादी वादी से आ रहे हैं, जाने दो, कि नहीं यार सब कुछ सीसीटीवी में है, ओपन में है, कैसे नहीं। बट फॉर एग्जांपल अगर एक आंटीज आपको दिख रही हैं, लग रहा है ये पूरा ग्रुप शादी में गया था, आया है पहन बुना के, इट्स फाइन, लाइक थोड़ा बहुत यहीं से लेके गए होंगे, नहीं तो क्या इनसे हम लोग उनसे भी आपको पता है तो भी यू विल चार्ज देम? मतलब अगर इंडिया के अंदर आ रहा है कोई, आपको कैसे पता कि कहाँ से लेकर आया? वो शादी से लेकर आया, इंडिया से खरीदा, उसने नहीं लेकर गया। इफ प्रूफ कर दिया कि हम शादी में गए थे एंड ऑल दैट, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कस्टम्स तो लॉ तो वायलेट हो ही गया है ना, तो लगाएंगे उसको।
एंड अगर कोई बाहर से लोग फोन खरीदते हैं बहुत ज़्यादा, यूएस से, दुबई से, जो वहाँ सस्ते मिलते हैं, तो अब अगर अमेरिका से आईफोन लेके आए हो इंडिया में, तो कस्टम ऑफिसर पकड़ सकता है उसको? पकड़ सकता है। आई थिंक देयर इज अ लीगल थ्रेशोल्ड ऑफ द अमाउंट विच कैन बी, मतलब 1-2 फोन ला सकते हो ऐसा? ज़्यादा नहीं? हाँ, है, कुछ लिमिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की लिमिट है 2 बॉटल्स, 2 बॉटल्स पर पर्सन। वैसे ही फोन्स की और इन सब की भी लिमिट, आई एम नॉट सो श्योर अभी एग्जैक्टली क्या चल रही है, बट अगर है कुछ लगेज में 5-6 फोन मिल गए तो कर देगा वो। बट ऐसे 5-6 फोन पे जाओगे, बाकी नहीं। घड़ी बड़ी लेके आए बाहर से, तो घड़ी बड़ी लेकर आया, अगर एक क्वांटिटी से ज़्यादा है, स्कैन में आ गया और पकड़ा गया। एक ही घड़ी कोई लेके आया बहुत महंगी कहीं से, आई डोंट नो, सम रैंडम ब्रांड, बिग ब्रांड। वही बात है, देखना पड़ेगा कि क्या है थ्रेशोल्ड उस टाइम पे, इस टाइम पे लॉ होगा। अगर होगा तो वो कर देगा। ओके, वो मतलब एक घड़ी में भी यू विल बी, इफ यू क्रॉस दैट लाइन देन यस, दैट्स व्हाट दे आर देयर फॉर। और कौन कौन से ऐसे सबसे क्रेजीएस्ट वे आपने क्या पकड़ा है? वंस आई फाउंड शार्क टीथ, अ बैग फुल ऑफ शार्क टीथ। वंस आई फाउंड लाइव स्कॉर्पियंस इन समबडीज लगेज, स्मगल्ड हो रहे थे लाइव स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस क्यों स्मगल करेगा कोई? डिमांड होती है उनकी, आई थिंक ग्रे मार्केट में कुछ, या तो उनके वेनम का कुछ होगा या कुछ भी होगा। इंडिजिनस स्पीशीज थे, स्कॉर्पियंस थे, ऐसे ब्रीफकेस में सेट थे और डब्बों में उनको लगा रखा था और उनके ऊपर टेप लगा रखा था। और वो जिंदा थे? जिंदा थे वो स्कॉर्पियंस। आई थिंक द वियर्डेस्ट थिंग आई एवर फाउंड। बट कभी कोई पूरा रैकेट पकड़ा है? रैकेट मतलब पूरा गोल्ड स्मगलिंग का, स्मगलर्स का रैकेट कुछ तो होता होगा ना, उनका मास्टरमाइंड बिजनेस कोई तो करता होगा कहीं से, कि अगर आपने पकड़ लिया, जैसे यू आर सेइंग कि कोई एनल कैविटी में लेके आया है, तो पकड़ लिया आपने इसको, या कि कोई गोल्ड आइस मेकर में 3 किलो गोल्ड स्मगल करके लेके आया। मास्टरमाइंड मैंने नहीं पकड़ा है, क्योंकि मेरा काम था उस बैगेज वाले उस पे रहना, जो AIU है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनका यही काम है। ओके, उनका काम ही मास्टरमाइंड पकड़ना। तो आपको ये पकड़ के उनको बताना होता है कि भाई देखो ये हुआ है। बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है, सिस्टम ही है उनके पास। फिर वो लोग क्या करते हैं? वो फिर देखेंगे क्यों आया, कैसे है, उनके खुद के इंटेलिजेंस नेटवर्क होते हैं, उनके पास फोन टैपिंग के पावर्स हैं। ओके, किसी का भी अनऑथराइज्ड फोन टैप कर, ऑथराइज्ड परमिशन के बाद कर सकते हैं वो, और फिर वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और उनका काम ही है, बड़े स्मगलर को पकड़ो। कभी हैव यू हर्ड ऑफ एनी स्टोरी जहाँ पे जैसे पकड़ा गए पूरे प्रॉपर बड़े स्मगलर? क्या होता है, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस, कि इसको पकड़ा अपने कैरियर को, कैरियर से इंटरोगेशन करोगे, फिर कहीं और से आओगे, कहाँ से आ रहा है बेस, ऑल ऑफ दैट। मैं आपको हाइपोथेटिकल सा एक बताता हूँ कि कैसे होगा। आपने कोई कैरियर पकड़ा, कैरियर से आप जब अगर पकड़ा गया ना, वो बेचारा बोल देगा जो वो बोलेगा, और आपको पता होगा कि 2-3 ही हैं पूरे शहर में जो इस टाइप का काम करते हैं, और हर शहर में ना देयर आर हब्स जहाँ पे सोना बिकता है, क्योंकि ऐसे कच्चा सोना बिकता भी नहीं है। और वहाँ पर आप पता है, दिल्ली में 2-3 जगह हैं यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पे जाओ, आप पता करने की कोशिश करो, कस्टमर बन के जाओ, कुछ बेचो, क्वेश्चन पूछो, आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कहाँ जा रहा है। इसी को बोल दो ना, जा तू जा बेचने जा, जिधर भी बेच रहा था, ठीक है, आप उसकी लॉयल्टी पे आपको इतना अगर ट्रस्ट है तो आप वो कर सकते हो। वील फॉलो यू ना, वील बी देयर, फुल टाइम खड़ा रहेगा तू। नहीं मतलब वो तो मार्केट्स तो है ना, मतलब वी नो द मार्केट्स आर कंसील्ड, जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं, जहाँ पर स्मगलिंग का माल बिकता है। दिल्ली में गफार मार्केट है, दैट इज वेयर होता है वहाँ, और वहाँ पर जाओ, आप पता करो, इंटेलिजेंस गैदर करो, खुद माल कुछ बेचने की कोशिश करो, कुछ खरीदने की कोशिश करो, आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट हियर्स अ क्वेश्चन, जब सबको पता है, अगर आप बोल रहे हो इतना इजी है, गफार मार्केट जाओ और पता कर लो दिल्ली में, यू नो कि कहाँ पे कच्चा सोना बिकता है, तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेते? पकड़ते हैं, ये होता है, DRI यही करती है। अब कच्चा सोना ये इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा स्मगलिंग तब होती है जब बाहर के टैक्स रेट में और यहाँ के टैक्स रेट में फ़र्क हो। दैट इज द होल पॉइंट। अब अगर रेट ही बराबर हो गए या गवर्नमेंट ने टैक्स ही अपना कम करे, तो फिर होगी नहीं, इसलिए हो ही नहीं रही आजकल। उस टाइम पर पीक पे थी, अभी गोल्ड स्मगलिंग कम हो गई। कोई टैक्स रेट में फर्क नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है उसको लाने में। लंबा एडवांटेज नहीं हो, छोटा छोटा तो होगा ना। छोटा एडवांटेज, छोटा क्या मतलब, तो नॉट वर्थ द रिस्क आई वुड से। तो अब जैसे इंडिया में बहुत इजी है, अभी आप ये पान वाले के पास जाओ, वो आपको बता देगा कि आपको कहाँ गांजा मिलता है, कहाँ कोकेन मिलता है, कहाँ व्हाटएवर XYZ ड्रग्स जो भी होते हैं, दे विल टेल। इनको पता होता है, इतने इजीली सबको पता होता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स को पता है, पुलिस ऑफिसर्स को पता है, ED को पता है, CBI को पता है, लाइक हर किसी को पता है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। पकड़ क्यों नहीं लेते? पकड़ते हैं, बट अगेन कहाँ पकड़, मतलब ड्रग्स आर मोर ओपन देन एनीथिंग एल्स इन द कंट्री। बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नो, यू वांट टू हैव द गाय हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। बट जो बेच रहा होगा वो भी तो गिल्टी तो होगा ना, लाइक उसके ऊपर भी, पेडलर के ऊपर भी कुछ तो लॉज होंगे। अगर है कोई बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको NDPS में क्वांटिटी वाइज पनिशमेंट डिफाइन है कि भाई इस ग्राम से ऊपर अगर ये चीज है
तो इसकी ये पनिशमेंट है, इस ग्राम के ऊपर ये चीज़ है तो इसकी ये है और ये फाइन है और ये पेनल्टी है, इस पे अरेस्ट है, इस पे नहीं है, वो क्लियरली डिफाइंड है। हाँ, तो जो पेडलर है अरेस्ट तो उसका बनता होगा ना, लाइक उसके ऊपर कुछ सजा मिलेगी। अब एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मैंने काम तो नहीं किया, बट मेरी जितनी बेसिक समझ है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि वो इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है करने के लिए। दे विल बी ट्राइंग टू गो आफ्टर द बिग फिश। वो मेहनत करके छोटे मोटे जो 10-15 हज़ार रुपये, और वैसे भी वो मतलब क्लियर है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिसरप्ट नहीं कर सकोगे, उसको कर दोगे कोई और कर लेगा। वो तो दे आर अनएम्प्लॉयड पीपल जो ड्रग पेडलिंग करके एक बना रहे, तो ऐसे लोगों की कमी है नहीं। सोर्स को कर सकते तो प्लग करो, वो डिफिकल्ट काम है। सोर्स तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं, पहुंचते भी हैं, पकड़ते भी हैं लोगों को। इट्स नॉट इजी टू डू बट या दे डू दैट। बट डू यू थिंक सारे, ऑनेस्ट ओपिनियन, डू यू थिंक कि सारे डिपार्टमेंट्स बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं टू कैच एवरीथिंग? डिपार्टमेंट्स और द पीपल इन द डिपार्टमेंट्स? पीपल इन द डिपार्टमेंट। No, I mean, if the question is corruption rampant? Corruption, yes, it is there, very much there. Of course, it's there. Corruption इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, 100%. तो लोग हैं, करप्ट हैं और करते ही जाते हैं, like it's there. हाँ. And that's why ये सब है, because वैसे मूवीज में डायलॉग सुनते हो ना कि अगर पुलिस वाला डिसाइड कर ले कि नहीं होगा तो मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं होगी, like I mean exaggerated version of that, but that's true. If ऑल IRS ऑफिसर्स अगर अपनी वाली पे आ जाएं तो टैक्स की चोरी नहीं होगी। टैक्स की चोरी नहीं होगी, बट फिर कोई बिजनेस में काम भी नहीं कर पाएगा। व्हाई डू यू से सो? सबको टाइट कर देंगे। वही जो इंस्पेक्टर, वही प्रॉब्लम है। बट इंस्पेक्टर आज तो करप्शन ज्यादा होगा ना। हाँ, करप्शन ज्यादा होगा, बट अगर वो टाइट करके दे वांट टू कंट्रोल इट, दे कैन कंट्रोल इट। They can, yes. The answer is yes. How much is the salary of an IRS officer? The same as for any group officer. जैसे बताओ। जैसे it keeps changing. अभी कितनी salary थी? 8th मेरी कितनी थी? When I quit, 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख रुपए सैलरी, प्योर स्ट्रेट अप आपको 1.5 लाख मिला? कुछ कटता? TDS कट के। ओके, TDS। एंड इसके बाद कुछ पर्क्स होते हैं? और छोटे छोटे पर्क्स होते हैं। यू गेट अ यूनिफॉर्म अलाउंस, छोटी सी होती है। यू गेट टेलीफोन अलाउंस, यू गेट अ न्यूज़पेपर अलाउंस अ लिटिल बिट, एंड यू गेट रीइंबर्समेंट्स एंड ऑफ कोर्स CGHS क्या होता है? हेल्थ। ओके, ये सब फ्री में होता है आपको लिए? हाँ। एंड घर वर मिलता है फ्री में? हाँ, तो देयर इज अ कंपोनेंट कॉल्ड HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप अपने घर पे रहते हो या खुद के अकोमोडेशन पे रहते हो तो HRA आपको मिलेगा। कितना? डिपेंड करता है, इट्स अ पोर्शन ऑफ द, कितना मेरा कितना रहा होगा, 20,000 25,000 1.5 लाख में से पर मंथ, आई गेस एस्टिमेट है, पर मंथ। और अगर आप गवर्नमेंट की अकोमोडेशन ले लेते हो तो वो सैलरी से कट के आएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं होता? नहीं। सो जैसे IAS ऑफिसर को अगर वो DM बन जाता है तो उसको तो घर मिलता है पूरा? तो HRA कटेगा उसका, उसको वो पैसे थोड़ी मिलेंगे HRA के, गवर्नमेंट ने दे ही दिया है। इतना बड़ा घर मिलता है 10-15 हज़ार एंड ठीक है चलेगा, क्या 20-25 हज़ार? हाँ, सो दैट इज अ गुड डील। सो IRS ऑल्सो गेट सच बिग हाउसेस? नो, दे डोंट बिकॉज जितनी छोटी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे पैराफर्नेलिया होगा फॉर द मोस्ट पार्ट। IRS वाले नॉर्मली इकोनॉमिकली डेंस एरियाज में पोस्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच्ड होता है टिपिकली। कि तो मुंबई में, चेन्नई में। हाँ, अब कहाँ यहाँ लैविशनेस, आपको पूरा बंगलो कहाँ मिलेगा? हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कि कस्टम्स में कितने लोग होंगे जो ईमानदार होंगे और वर्सेस जो करप्ट होंगे? ऑफिसर्स बहुत रफ एस्टिमेट है, बिल्कुल तुक्का है, बट मुझे लगता है नॉर्थ ऑफ 60 to 70% आर करप्ट एंड अराउंड 20 to 30% आर नॉट करप्ट एट ऑल। 70% लोग करप्ट हैं? आई थिंक सो। ग्रीड। तो कस्टम ऑफिसर से सेटिंग कर लो। और कस्टम क्या, सारे, मतलब कहीं भी जहाँ पर कुछ भी है वर्थ एनरिचिंग योरसेल्फ, वहाँ पे PWD, कस्टम, कोई डिपार्टमेंट, मतलब उसमें सिर्फ कस्टम तो एक चीज़ है। तो डिपार्टमेंट 70% लोग ऐसे ही होंगे। मतलब गवर्नमेंट में मुझे लगता है कटिंग एज लेवल पे जहाँ पर पीपल इंटरेक्शन है और जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है करप्शन का, अच्छा खासा करप्शन होगा। 50% से ऊपर होगा, मेरा अंदाजा है मेरा। एंड लोग पहले से जब UPSC क्लियर करते हैं तभी सोच के आते हैं यार होगा तो करना ही है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। I'll tell you how it happens। वही मैं बता रहा था, UPSC क्लियर करते हैं क्योंकि नहीं होता उस वक्त ज़्यादातर 99% लोगों के माइंड में कि हम करप्शन करेंगे। लोग ठीक है, कुछ अपने आप को सिक्योर करने आते हैं, कुछ बनने आते हैं, मोस्टली ड्रिवन बाय सोशल स्टेटस एंड टू अचीव नीड फॉर अचीवमेंट, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी टाइप ए ड्रिवन पर्सनैलिटीज जो आती हैं वहाँ पे। होता ये है, फर्स्ट यू रियलाइज कि द सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। डिस्क्रेशन खत्म होती है पहले आदमी की।
आपको लगता है कि हर चीज़ के रूल्स हैं, Okay. बहुत वेल एस्टैब्लिश रूल्स हैं, एक बहुत वेल इंट्रेंस सिस्टम है जिसको डिस्टर्ब करना किसी के फेवर में नहीं है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा उछलो नहीं बहुत ज़्यादा मत उछलो आप। अपने एरिया में जो आपको करना है करो। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो अप्रिशिएट होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट इज द ओवरऑल आइडिया, बिकॉज गवर्नमेंट्स आर डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्यूरोक्रेसीज आर डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी। डिस्टर्ब करोगे सिस्टम बिल्डिंग, और डिस्टर्ब करने का सेंस भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते हो। जो रूल्स एस्टैब्लिश्ड है वही है। तो पहले मन में बैठता है डर। इट स्टार्ट्स विद फियर। आपकी पूरी आइडेंटिटी उस एक टैगलाइन के आसपास बन जाती है। IAS IPS जो भी है, आपको लोग इज्जत इसलिए देते हैं, आपसे लोग बात ज़्यादा करते हैं, आपको फ़ोन आते हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि किसी ना किसी दिन काम आएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो इसलिए दुश्मनी तो मत ही करो, दोस्ती तो कर ही लो ना। दैट इज द बेसिक थिंग। गुड बुक्स में तो रही लो। दैट इज व्हाई एवरीबडी कम्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस होल एवरीथिंग अराउंड यू including your own relatives will look at you that way. जो सरकारी है ना, so you fear losing it. It starts with fear. Then comes greed. Slowly you see society where it is going. You see यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता था, why can't I have it all? That is when people start slipping, and I've seen it, you know, with people very close. with 10 साल में था वहाँ। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन है ये दिखती है। धीरे धीरे आपको पता चलता है, अच्छा वो भी गया, ये भी गया, ऐसे ऐसे, अच्छा वो अच्छा ऐसे कर रहा है वो, तो यू गेट टू नो, यू नो। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट फियर, देन इट इज एंटाइटलमेंट, देन इट इज ग्रीड, एंड वंस यू आर देयर, देन द ट्रैप इज सेट, देन द डेविल हैज यू। देन अब तो चलता जाएगा। अब हो गया ना यार, बिकॉज एक बारी आपने 2 बारी कर बारी 3 बारी अगर कर लिया तो आप कभी भी पकड़े जा सकते हो ना। इट कैन नेवर कम आउट। इट हैज अ टेंडेंसी टू सक यू इन डीपर। और एक बार कर लिया तो फियर एंड्स ना। फियर इंक्रीजेस। नहीं, पकड़ाने का फियर इंक्रीजेस। क्यों? अगर 3-4 बार कर लिया आपने तो उसके बाद अब आपको है कि चलो ये तो हो ही जाता, कोई नहीं पकड़ता, ठीक है। और पकड़ा भी गए तो एक बार के लिए भी उतना ही पकड़ाऊंगा, 10 बार के लिए भी उतना ही पकड़ाऊंगा, तो करने दो। ये तो है, पर करप्शन में एटलीस्ट जितना मैं देख पाया या जितना मैंने कीनली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लोग करते हैं। लोग डरते रहते हैं। अब तो भी डरते रहते हैं, पैरानॉइड भी हो जाते हैं, करते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं, और अपने जितने भी पैसे इकट्ठे करे होते हैं ये यूज नहीं कर पाते। उतना ही डर लगता है इनको। कितने पैसे एक कस्टम ऑफिसर या कोई IRS इकट्ठे कर सकता है अपनी सर्विस में? पता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो आई हैव हर्ड वियर्ड नंबर्स। क्या वियर्ड नंबर है? आई हैव हर्ड एनीवेयर फ्रॉम 5 करोड़ to 50 करोड़। और वो हेड ऑफ कुछ बन जाए तो भी इतना ही? डिपेंड करता है वहां पर किस चीज का हेड है, कितना कर पाता है। IRS के लिए सबसे टॉप पोजीशन क्या हो सकती है? ED टॉप। IRS के लिए सबसे टॉप पोजीशन टिपिकल उसमें हो सकती है मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ। देयर आर बोर्ड्स इन इंडिया, 2 बोर्ड्स इन इंडिया। वन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वन इज द बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके। उस बोर्ड में 5 लोग होते हैं, 4 या 5 लोग होते हैं। वो पूरे के पूरे IRS का बॉस होता है। तो उसके लिए द आंसर इज कि वो द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन इज दैट। बट ED में भी तो जाते हैं, दैट यू बिकम अ चीफ ऑफ ED ना। यू कैन बिकम द चीफ ऑफ ED व्हिच कैन बी एन IRS। अब उसको ऊपर नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ऊपर और नीचे तो इज अकॉर्डिंग टू रैंक, नॉट अकॉर्डिंग टू पावर और परसीव्ड स्टेटस। यू नो, ED का जो चीफ होगा वो चेयरपर्सन ऑफ CBIC के रैंक में नीचे होगा, उससे थोड़ा जूनियर होगा। ओह हाँ, तो चेयरपर्सन बिगर पोजीशन। हाँ, चेयरपर्सन सीनियर होगा, हेड होगा IRS तो जो चेयरपर्सन होगा उस जो भी IRS बोर्ड का, हाँ, दैट पर्सन कैन मेक अप टू 50 crores। No, that's not what I'm saying. I'm saying throughout the career. Throughout the career, if somebody is willing to be corrupt, it is my estimate from what I have gathered across the years. टॉप लेवल भी 50 करोड़ तक ही कर सकता है, नॉट लाइक। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर वो बहुत करप्ट वाला भी कर सकता है, और ये भी मुझे ओवर एस्टिमेटेड ही लग रहा है। Who is very interesting question, ठीक है। In a chain of all officers, कौन सी पोजीशन या कौन सी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे करप्शन के चांस सबसे ज़्यादा, द पर्सन कैन मेक मैक्सिमम मनी?
टू से बिकॉज करप्शन कलेक्टर कर सकता है, कस्टम वाला कर सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में लोग बोलते हैं ना कि भाई ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे है। लगता है जहाँ पे लैंड इन्वॉल्व है ना, लैंड के प्राइसेस, उनके पास सबसे ज्यादा स्कोप होगा। दिस इज आई एम जस्ट अपनी नॉलेज में यूज नहीं कर रहा एज एन IRS ऑफिसर, आई एम यूजिंग माई कॉमन सेंस ओनली, बट आई थिंक लैंड जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ होगा IAS। हाँ, तो उनके पास जो नंबर्स होते हैं, जब पता चलता है कि IAS ऑफिसर्स पकड़े गए, 150 करोड़ कैश निकल रहा है, देर आर केसेज नो, ये तो घरों पे पता नहीं कितना तो कैश, बिस्तरे के अंदर कैश ठूसा हुआ गद्दे के बजाय, that all those crazy cases have come। तो IAS ऑफिसर्स, IAS वो लैंड देते होंगे किसी बड़े बिजनेसमैन को, उसका एक परसेंटेज ले लेते होंगे, that's why they must be doing lot। किसी आपको पता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ होना है कहीं, आपको पता है द प्लान्स आप अप्रूव कर रहे हो जो भी है, और आपने किसी को खरीदवा दी और फिर बढ़ गए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट, फिर बिकवा दी, जो भी हुआ, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज लैंड से ही ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। तो कस्टम्स में नहीं होगा उस स्केल पे नहीं। कस्टम्स गोल्डन पोजीशनिंग होती है, पोस्टिंग बोलते हैं, बदनाम ज़्यादा है मुझे लगता है। अच्छा बदनाम ज़्यादा है, बट क्योंकि जितना कॉमनली लोग जानते हैं उतनी स्क्रूटनी भी होती है। हर रोज क्या सुनने में आता ही रहता है, CBI का फेवरेट है कस्टम वालों को ट्रैप करो, क्योंकि पता है कि करप्शन होता है। इट इज़ जस्ट सूटेबल, द बिजनेसमैन इज देयर, वो अगर स्मगलिंग नहीं भी कर रहा तो वो चाहेगा कि वो सामान जल्दी जल्दी निकाले अपना, उसको तो चाहिए भैया मेरे को जाने दो, और कस्टम वाले को चाहिए कि भाई तुम रोको और मैं रेस हो जाऊं। अगर वो करप्ट है तो सबको पता है कि वो एक हॉटस्पॉट सा है, इसीलिए उसका नाम बदनाम है, और इसीलिए वहाँ से लोग ज़्यादा पकड़े जाते हैं। बट वॉल्यूम्स आई डोंट थिंक सो। बट डरते क्यों है लोग कस्टम वालों से? द मोमेंट यू हियर कस्टम का नाम, आपको लगता है भाई कौन निपटेगा कस्टम से यार, कैसा होगा, लाइक पीपल आर स्कैर्ड। और कस्टम सुनते से अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, सबसे पहले आपको होता है कि सेटिंग किससे करनी पड़ेगी, कौन सी एजेंसीज हैं जो कर रही हैं, कौन से कंपनीज हैं जो बीच में इन्वॉल्व है, या कौन इंसान है जो बीच में इन्वॉल्व है। वाई इज देयर दिस, हुआ क्यों इतना? तो सबसे पहले तो जो लोग डरते हैं ना कस्टम से या टैक्स वालों से, वो बाय डिफॉल्ट वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम डर क्यों रहे हो? एक लिमिट के नीचे तो टैक्स ही नहीं देने की जरूरत है ना। तो यू आर ईदर अ बिजनेसमैन और यू आर वेल्दी और यू आर ट्राइंग टू कंजर्व योर प्रॉफिट फ्रॉम द टैक्स, एंड they will hit you at the place that you are most vulnerable, which is money itself। but नहीं, जैसे I'll tell you about कुछ ऑनेस्ट बिजनेसमैन, पूरा प्रॉपर टैक्स भरते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, सब करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करना है, चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है और चीज़ें लेके आनी है। बट जैसे ही उनको थॉट आता है अरे यार उनके चक्करों में कौन पड़ेगा, मैं अपने देश में करके खुश हूँ, मेरे को नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। लेकिन दे नो कि 3x 4x हो जाएगा बिजनेस इंपोर्ट करने से, बट वो नहीं करते। हरासमेंट होती है ना, बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों करते हैं। करते तो खैर पैसे के लिए होते होंगे, और क्या ही रीज़न होगा उनको किसी को तंग करने का। बट उनको कोई ना कोई अगर मौका मिल जाए तो हरासमेंट बहुत हो जाती है, परेशानी और स्ट्रेस, एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस। आप सपोज करो कि आप कोई बिजनेसमैन हो और आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने मशीन मंगवाई है, और मशीन क्या मंगवाई है, आपने कोई चीज़ मंगवाई है जिसको आपको फर्दर प्रोसेस करके अपने क्लाइंट को बेचना है। आपने उसे ऑर्डर लिया हुआ है, उस पर डिलीवरी डेट है आपकी, यू आर कमिटेड। चीज़ आई, अब एक आध सर्टिफिकेशन नहीं है, भूल गए, या किसी ने आपको ढंग से इन्फॉर्म नहीं किया, या आपके अकाउंटेंट ने आपको बताया नहीं, और वो पकड़ लिया उसने, कस्टम वाले ने। एवरी डे दैट योर कंटेनर इज देयर, डेमरेज लगेगी। डेमरेज होती है एक चीज़, डेमरेज होता है कि वो जो भाड़ा देना पड़ेगा आपको उस जगह का जो आप कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आपको निकालनी थी वो, अब आप निकाल नहीं रहे, तो इसलिए वो भाड़ा, तो वो इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप। जो डिले हो रहा है वो अलग। तो इकोनॉमिकली कंटेनर मंगवाया है, इंपोर्ट कर रहे हो, तो पैसे भी तो लगे हुए हैं तुम्हारे। एग्जैक्टली। और वहीं पे वो अगर कोई पकड़ ले तो तुम्हारी बहुत दुखती नस पे वो कर देते हैं, और हरासमेंट होती है, गलत, बड़ा न्यूसेंस वैल्यू बहुत होती है इनकी। डू यू थिंक एकदम क्लियर प्रॉपर पेपर वर्क से तुम नहीं निकाल सकते? तुमको थोड़ी सेटिंग तो करनी पड़ेगी। निकालते हैं यार 90% टाइम पे, टाइम पे 99% टाइम पे निकल रहे हैं बिना किसी इंटरवेंशन के। सारा ऑनलाइन हो गया है आज की डेट में। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री में हो रहा है, सारा का सारा डेटाबेस ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन फाइल करते हो, ऑनलाइन चीज़ आती है, ऑनलाइन निकल जाती है। सिस्टम है, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड RMS, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। AI भी है उसके अंदर। उसमें ये फीडेड है कि कौन सा आइटम सेंसिटिव है, मतलब किस आइटम में स्मगलिंग होने की गुंजाइश है, किसमें रेट की फ्लक्चुएशन है, किसमें कुछ डिक्लेयर कर दो तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ डिक्लेयर कर दो तो पता है उस सिस्टम को, वो फ्लैग कर देगा रैंडमली कि ये इस पे ये चेक कर लो, या इसकी 10% की चेकिंग कर लो। ऐसा आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, तो उसके हिसाब से आप करते हो। बट
99% इज नॉट टच। नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मल टीवी बुला रहे हो बाहर से, स्पीकर बुला रहे हो बाहर से, कुछ होगा जरूर कुछ होगा, झोल होगा कुछ टैक्स का। देयर मस्ट बी सम लूप होल दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, दैट इज व्हाई इसलिए रोकते हैं। Maybe. I don't know. I'm asking on behalf of all the people and the things that I've heard. मैंने कभी किया नहीं यार ऐसा कुछ काम। अच्छा है ना ही करना है ना। I heard this was नहीं मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम मैंने नहीं किया जिसकी वजह से जिसमें मेरे को पाला पड़े मेरा कस्टमर वाला। तो मेरा तो बहुत रेयर पड़ा है छोटा सा मिक्सर विक्सर बुलाने के लिए, दैट्स उसमें परेशान कुछ नहीं करते। नहीं मतलब दैट्स वेरी इजी, लाइक दैट्स वो 10-12 पेपर वर्क होते हैं। आप एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसी को हायर करो, उनको परेशान तभी कर सकते हैं, वो सब सॉर्ट कर देते हैं। हाँ, वो सब परेशान तभी करते हैं जब एक्चुअली में गलती पकड़ ली उन्होंने कोई अच्छी आपकी। नहीं तो कोई नहीं कर सकता ऐसे परेशान। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसे गुंडागर्दी कर रहा है खुलेआम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता हमारे देश में। ओके, हाउ इजी इट इज टू build a relationship with any officer? A bad relation of corruption. How to get them? Take bribe from collusion बोलते हैं इसको वैसे, टेक्निकल वर्ड collusion। हाँ, तो तुम्हारे साथ कल्यूड करें। हाँ, कल्यूड करके तुम्हारे साथ करें। और कि कोई ऑफिसर है, तुमको कुछ शेडी काम करना है। हाँ, और अब तुम उस ऑफिसर नॉट इजी कैसे अप्रोच करते हैं? ऐसे इजी थोड़ी हो, क्योंकि किसी भी ऑफिसर के सामने, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन ऑफिसर एंड सम बिजनेस पर्सन कम्स टू यू एंड बी लाइक, सर मेरे से पैसे ले लो, चाटा मार दोगे आप? लाइक हाँ, जैसे मेरी रैंक पे या जो यूपीएससी के रैंक पे आप ऐसी बात नहीं कर सकते किसी सामने आगे, सच में चाटा मार सकते। ऐसे तो नहीं मारेगा, बट मतलब हाँ, बिकॉज यू व्हाट So you were at a position, let's say assistant commissioner, start किया assistant commissioner से आपने बोला कि सर मेरा, किसी के मजाल नहीं ऐसे आके बोल रहे। हाँ exactly। तो कैसे कनेक्ट होता है? How do people reach out? Superintendents, inspectors, cutting edge पे जो ऑफिसर्स होते हैं, they're much more engaged with the assistant commissioner in the office। अंदर होता है वो, अपना टेक्निकल काम कर रहा होगा, आगे रिपोर्टिंग करेगा, ऊपर करेगा, हायर मैनेजमेंट पे ज्यादा कनेक्शन होगा, लोअर से थोड़ा सा कम होगा। एंड द मोर यू राइज, द मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज इंक्रीजेस। तो ये जो हम हैंड्स ऑन करप्शन की बात कर रहे हैं, ये तो लोअर लेवल्स पे होगी। ओके, हाँ, ये टॉप लेवल से नहीं होती। वेरी रेयर। अगर टॉप लेवल होगी तो कोई बहुत ही बड़ा जाएगा, अगर सीधा कुछ करेगा तो करेगा। अच्छा, और वो भी अपने रिस्क पे करा जाएगा। हाँ, कि कोई बहुत बड़ा कंटेनर टाइप है कि पूरा ही मेरा सब आ रहा है। कंटेनर लेवल पे भी नहीं, किसी की मजाल नहीं। कमिश्नर के पास जाके बोल दे कि सर मेरा इसमें कुछ गलत काम है, आप निकलवा दो। वेरी रेयर ये सब ओपनली कोई करेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, और हर कोई होता भी नहीं है कि भाई करना ही है, मुझे तो करना है, आओ तुम मेरे साथ। करप्शन को ऐसा नहीं होता है। कोई हुआ ऐसे, कोई आया आपके पास बोले कि सर anyone had tried to do it, approach to you कि सर मेरे से bribe ले लो, कुछ कर लो? हाँ, yes, yeah. What was the scene? The scene was that I was assistant commissioner. Okay, कहाँ पे थे? Deputy commissioner of industrial area in हरियाणा। हाँ, और वहाँ पे फुटवेयर पार्क था, तो एक्साइज था वहाँ, जीएसटी से पहले की बात है। हाँ, और बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चर थे वहाँ, और उन मैन्युफैक्चरर्स की एक एसोसिएशन थी। उस एसोसिएशन का हेड पॉलिटिकल फिगर था, नॉट वेरी वेल नोन, बट वेल नोन दैट ही इज एसोसिएटेड विद विद अ पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरीथिंग। तो कुछ एक रूल था जो वो लोग नहीं करते थे फॉलो, कहीं भी नहीं होता था कंट्री में। रूल ये था कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे का जूता बनाते हो या चप्पल बनाते हो, तो आपको एम्बॉस करनी पड़ेगी एमआरपी। ये एक रूल था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। एम्बॉस करते हो तो 12%, नहीं करते तो 6%, काफी फर्क था। ओके, और उसके कुछ रीजन थे कि वो एम्बॉस नहीं करना चाहते थे, दे वर नॉट फॉलोइंग दैट रूल। और वो रूल फॉलो करना जरूरी था। वो हर कोई एग्जेम्पशन लेता चला जा रहा था, वही महंगे जूते भी बना रहे थे, एग्जेम्पशन चल रहा था। तो हमने डिसाइड करा कि इधर कुछ तो करना पड़ेगा। आई डिस्कस्ड विद माई सुपीरियर्स, तो हमने काम करा उस पर, एक नोटिफिकेशन जारी करी, उनको बताया, उनके कॉन्फ्रेंस रखी, उनको बोला था ये देखो ये रूल है, इसको करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। फिर एक दो जगह सर्चेस करे, मैसेजेस पहुंचने स्टार्ट हुए कि भाई अब टाइट हो रहा है। फिर एक बारी हमने फिर पूरा का पूरा उस एरिया को सॉर्ट ऑफ नाका लगाया। 8-10 ट्रक हमने पकड़े ऑन द स्पॉट, एक भी कंप्लेंट नहीं हुई, विच इज़ अ रेयर थिंग। 8-10 ट्रक पकड़े, और उसमें कुछ में हमको लगा कि मिला कि भाई नहीं करा इन्होंने एम्बॉस, कुछ में करा कि मिला। तो ये सब हो गया। फिर उन ट्रक्स पे सब पे जो था जिसने नहीं करा था, पेनल्टी लगाई, छोड़ दिए ट्रक, इम्पाउंड करे थे, छोड़ दिए और छूट गया। बट उसके बाद देन द होल ग्रुप केम टू मी, ओके, एंड दे सेड सर आप बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हो, कि ऐसा तो कैसे काम चलेगा, तो आप बताओ कैसे करना है सर। मैं क्या बताऊँ कैसे करना है।
बस बताया था कॉन्फिडेंस में, यही तो करा थे हम, बताते रहते आपको कैसे करना है, एम्बॉसिंग करवाओ, एम्बॉसिंग में वो लगाओ, रबर के ठप्पे लगाओ, इस पे जरूरी है ये, आपको पता नहीं है कितना इंडिया में मिसयूज हो रहा है। तो कहते नहीं सर कुछ तो तरीका होगा ना, आप बताओ कैसे करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, ऐसे सच में मैंने कुछ नहीं करना है सर, आप आराम से जो कर रहे हैं करो, कुछ चाहिए तो हमको लिखित में दे दो, कुछ चाहिए तो लिखित में ले लो मेरे से, बट आप कर दो इसको ढंग से, क्योंकि अब तो सबको पता है, देखो इससे कोई ऐसे शॉर्टकट वाला तो काम नहीं हो पाएगा। यही बोला मैंने उनको, चले गए। बट हाँ, बट वो उनका सीन तो यही था कि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट नहीं कराया कि सर मान नहीं रहे। कहाँ पॉलिटिकल प्रेशर यार, वो नहीं कर, क्योंकि टेक्निकल चीज पे अगर आप पकड़ लो ना किसी को तो क्या कर लेगा पॉलिटिकल प्रेशर भी, इसलिए आईआरएस में पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा होता नहीं है। अच्छा, आईएएस में ज्यादा होता है। बट ऐसे होता है कि पॉलिटिक्स की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से यू आर स्टक इन द आईआरएस? नहीं मतलब हाँ, कि आपकी या तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रमोशन नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट। यू मीन इंटरनल पॉलिटिक्स? Politicians were rare. Once we conducted a raid on a cricketer's brother's factory, very famous big cricketer. अच्छा। उसके भाई की फैक्ट्री पे रेड हुई थी, और वो हुआ तो उस वक्त एक रेड होने से पहले एक तो बात आउट हो गई, हमारे बंदों में से किसी ने बोल दिया है, समझ में नहीं आया हमको कैसे, बट फोन आए कमिश्नर को कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है ये वो, फिर हमने रेड करी तो कुछ मिला नहीं ऑब्वियसली, बट इन्फॉर्मेशन लीक। हाँ, बट ये जरूर हुआ कि बात बाहर हो गई थी पहले ही, जो बड़ा था। और क्या इंटेल मिली, रेड क्यों मारना था इधर? टैक्सी चोरी हो रही, कच्चे में पर्ची काट रहे हैं, बहुत सारा कच्चे में माल निकालते रहते हैं, दे आर वेडिंग एक्साइज ड्यूटी का सिंपल एवेजन का केस था। हम गए, वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग मच। हाउ मच ब्लैक मनी इंडिया में होगा अभी आज डिजिटलाइजेशन के बाद भी? हार्ड टू से, बट आई कैन फील एंड आई कैन डिड्यूस दैट ऑल ऑफ इट इज इन ईदर रियल एस्टेट एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज इन क्रिप्टो करेंसी। बस बाकी कहीं भी नहीं। कहाँ है बचा, कहाँ है सब? हर कोई तो यूपीआई करता है आज की डेट में, कैश बहुत कम हो गया है, किसी को भी देख लो आप यूपीआई करते हो तो कैश नहीं पड़ा होता, लोग गोल्ड कैश इसमें भर के स्टैक्स करते हो, कम हो गया हुआ है, कम हो गया। वो ऐसे रखेगा कौन घर पे, मतलब इट इज वेरी स्टूपिड टू डू दैट, यू विल पार्क इट। रेड की प्रोसेस क्या होती है? बिकॉज डायरेक्ट रेड नहीं मार सकते ना, आपकी मार सकते हो नहीं, पहले कुछ स्क्रूटनी, सर्च, सर्वे, क्या क्या होता है? बिल्कुल, यू नीड टू कलेक्ट इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस और आपने जो भी करा है वो प्रेजेंट करो। आप किसी भी प्रेमिस को, किसी की भी बिजनेस प्रेमिसेस पे या घर के प्रेमिसेस पे नहीं जा सकते जब तक एक सीनियर, वेरी सीनियर ऑफिसर डज नॉट सैंक्शन इट, कि ठीक है ये रेड आप कर रहे हो, आप कर लो। एडिशनल कमिश्नर रैंक से कम का ऑफिसर नहीं होता, ओके, जो सैंक्शन करता है। उस पेपर को सर्च वारंट बनता है, फिर सर्च वारंट पे भी वो साइन करेगा खुद। वो सर्च वारंट ले के अपने हाथ में आप जाते हो, और आप सबसे पहले जब जाते हो तो यू हैव टू शो कि भाई सर्च वारंट है, हमारे पास अथॉरिटी है, ये ऑफिसर है, इससे साइन किया है, और आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए। तो फिर आप करो सर्च अपनी। द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू गो फॉर द डेटा। टैक्स के केसेस में ऑब्वियसली गो फॉर द लैपटॉप, अंडरस्टैंड एंड सी। अगर आप कच्ची पर्ची ढूंढ सकते हो तो, हालांकि अब तो नहीं होता, वो पहले हुआ करता था, लैपटॉप में मिलती हैं चीज़ें। यू गो फॉर द डेटा and then you take the data, you hardly ever find anything on the spot now. बाद में स्क्रूटनी होती है उसकी, फिर कुछ पता चलता है तो पता चलता है। उसके बाद आपने रेड कंप्लीट कर ली, वहाँ पे निकलने से पहले एक चीज़ होती है पंचनामा। वो ड्रॉ होता है कि भाई हम आए थे, ऐसे ऐसे टीम आई थी, ये ऑफिसर आए थे, ये चीज़ें मिली, आपकी ये और ये चीज़ें कॉन्फिस्केट करी गई, अभी लेकर जाई जा रही हैं। ये 5 विटनेस हैं, पंचनामा, 5 विटनेस हैं जिन्होंने ये देखा, उनसे साइन कराए जाते हैं, फिर वो ली जाती है, फिर वो ले गए जो उनको लेके जाना था। स्क्रूटनी होगी, अगर कुछ निकलेगा तो फिर और डॉक्यूमेंट्स के लिए या तो मंगवाया जाएगा, एक और लेटर आएगा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ दे दो, या ये डेटा दे दो, हमको केस समझना है, या वो बोलेंगे कि आप आ जाओ समन पे, कुछ सवाल पूछने आपसे। उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद बना बनू के एक शो कॉज नोटिस देंगे वो आपको फाइनली, फिर वही वो लीगल वाला इशू स्टार्ट हो जाएगा आपका। बहुत लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर से या जीएसटी ऑफिसर से, और वो ऐसे कॉम्पिटिटर्स की 12 बजाने में लगाते थे, राइट? दिस हैपेंस, राइट? कि कोई एक होगा बड़ा प्लेयर, वो छोटे प्लेयर्स को बड़ा होने नहीं देना सकता। इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेंट्स के लिए रूल है, इन्फॉर्मेंट्स के पैसे हैं, इन्फॉर्मेंट्स के लिए एक फॉर्म होता है, आप इन्फॉर्मेंट बन सकते हो, और जितनी भी रिकवरी होगी आपकी इन्फॉर्मेशन से, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बकायदा। सो मैं इन्फॉर्मेंट बन जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ,
आपकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है, अच्छी है, उस पर एक्शन हुई और कुछ निकला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कितना डिपेंड करता है, रूल्स में लिखा है, डिफरेंट चेंज तो होता बहुत रहता है। इन्फॉर्मेंट बन जाएंगे। बनते हैं बढ़िया चीज है ये तो। गवर्नमेंट के पास ये फंड होता है। हाँ, बट बहुत लोग क्या करते हैं, विच आई नो ऑफ फ्यू पीपल, कि वो एक इंडस्ट्री में लीडर बन जाए। जैसे कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में बहुत होता है ये, राइट। तो कन्फेक्शनरी किंग है XYZ सिटी के, XYZ स्टेट के। अब उन्होंने बहुत बड़ा अपना एम्पायर बना दिया। अब छोटे छोटे प्लेयर्स आके कहीं पे, वो भी चाइना चले गए, वो भी मशीन्स ले आए, उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो प्लेयर्स बन गए, राइट। तो जो 200-500 करोड़ का प्लेयर है वो अपने फ्रेंड्स यूज़ करेगा, एक्साइज ऑफिसर्स, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके रेट पढ़वा के ख़त्म करवा देंगे उनको, बंद करा, ज़बरदस्ती हरासमेंट। अगर छोटा प्लेयर गलत नहीं भी कर रहा होगा तो भी रेट पड़ेगी, 3-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए माल सीज हो जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर, लेट्स से लोन अगर उसका चल रहा है तो वो रुक जाएगा। दैट्स अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब तक उसका बिजनेस डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, एंड वो बिजनेस डिस्टर्बेंस से सामने वाले को अपने खुद के बिजनेस के लिए किसी, अब गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज करना किसी और के लिए आसान नहीं है पहले तो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी जो डबल एजेड स्वॉर्ड, दोनों तरह कटती है फिर वो। और तो और जो भी आपके दोस्त हैं या नहीं है, बाय नेचर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे, उनकी पोस्टिंग होती रहती है, एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। इट इज नॉट ईजी टू कोटराइज एंड एक्चुअली मेक अ सिंडिकेट। दैट इज द नेचर ऑफ द होल थिंग। तो आप अगर कर भी रहे हो तो यू नीड टू हैव वेरी गुड रीजन एंड यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। आई एम श्योर कोई ना कोई अगर करता होगा तो करता होगा। और गवर्नमेंट को अगर लेजिटिमेट टैक्स मिल रहा है और वो लेजिटिमेट रिकवरी कर पा रही है तो क्यों नहीं करेगी? इसी के लिए तो इन्फॉर्मेंट्स के लिए बना रखा है उन्होंने। एक बात बताओ, रेड मारते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन, तो बड़े बिजनेसमैन को पहले से टिप मिल जाती है समटाइम्स। तो कौन देता है? ये अपने खुद ही के ऑफिसर्स के थ्रू जाती होगी वो इन्फॉर्मेशन, और कहाँ से जाएगी वो? और गवर्नमेंट इज लाइक अ ग्लास हाउस। आप एक साइड पे आप जो है अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, और उसी अकाउंटेबिलिटी और ग्लास हाउस के अंदर आपको सीक्रेसी भी चाहिए कुछ चीज़ों में। होता नहीं है। हर कोई चीज़ फाइल पे डिसाइड होती है, चाहे बड़ी सी बड़ी फाइल हो। और अनलेस द होल ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट सीक्रेसी, जैसे रॉ है, आईपी है, तो वहाँ से भी आई एम श्योर लीकेजेस तो होते ही होंगे। पर टैक्स डिपार्टमेंट में जो इतना ओपन है, जिसमें इतनी स्क्रूटनी है, कहाँ से इतनी सीक्रेसी रख लोगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं लोग, होता भी है, बट ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर आप एक पोजीशन पे और आपने सोचा रेड मारना है तो आप बताते नहीं हो किसी को एंड तक? किसी को तो बताओगे ही, किसी को परमिशन तो लोगे, किसी से रिपोर्ट तो मंगवाओगे, फिर अल्टीमेटली। हाँ, बट डायरेक्टली आपके सीनियर से बात करी कि रेड मारना है इसको, आपकी टीम को बोला कहीं रेड मारने जा रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे करा था। माय वन कमिश्नर एक्चुअली डिड दिस। उसने क्या किया, उसने नहीं बताया एग्जैक्टली कि क्या क्या करने वाले हैं। उसने हमको एनवेलप्स दिए सील्ड, और उसने बताया कौन सा एनवेलप कब खोलना है, किस टाइम पर खुलेगा, और उस एनवेलप में एड्रेस था उसका। ऐसे मतलब ही ट्राइड, बट पता चल जाता है, पीपल गेट टू नो। वो अल्टीमेटली फाइल की ड्राफ्टिंग कोई ना कोई तो कर ही रहा होता है। तो अनलेस कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे जीएसटी की इंटेलिजेंस एजेंसी है और कस्टम्स की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, DRI है, ये प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इनमें सीक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंस है, मेनली काम ही वो है। बट नॉर्मल कमिश्नरेट टाइप की किसी भी सिचुएशन में इतनी सीक्रेसी मेंटेन करना आसान नहीं है। लीकेज इज वेरी प्रोबेबल, वेरी लाइकली। एंड किस टाइप के बिजनेसमैन, किस साइज के बिजनेसमैन इज मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर GST ऑफिसर और IT ऑफिसर? अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ की तो जैसे मान लो 10 बिजनेसमैन है, सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। 1 करोड़ का धंधा करता है, 10 करोड़ का करता है, 100 करोड़ का करता है, तो ऑब्वियसली वो 100 करोड़ वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बट अगर कोई अच्छा GST का ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, तो वही सोचेगा कि इशू क्या है। क्योंकि वो 100 करोड़ का अगर कर रहा है और अगर कोई इशू है तो हो सकता है देश में 100 ऐसे लोग हों, तो 100 × 100 हो जाएगा। फिर अगर मैंने अच्छा केस बना दिया तो, समझ रहे हो? इफ़ आई एक्चुअली फाइंड अ फॉल्ट और उस 100 करोड़ वाले पे कोई सर्च हुई और उसने एडमिट करा कि हो गई, अब मैंने उसने टैक्स जमा कर दिया वॉलंटरीली, तो बाकी सब लोग ऐसे जितने भी कर रहे थे सब दे देंगे। पूरी इंडस्ट्री कभी कभी काबू में आ जाती है और माल प्रैक्टिसेस कर्व हो जाती हैं। दैट वुड बी द एक्साइटिंग। हाँ, दैट वुड बी बड़ा प्लेयर ही होगा। इट्स नॉट बड़ा इशू हो सकता, छोटा प्लेयर का एक इशू जो पूरे देश में चल रहा हो, जैसे फॉर इंस्टेंस, वो भी हो सकता है। Isn't it like the bigger player it is? Probably नहीं जाओगे उसके पास, क्योंकि उसके इतने कनेक्शन होंगे, वो कहीं ना कहीं रुकवा देगा सब काम। आई डोंट थिंक कोई 100-200 करोड़ 500 करोड़ का काम कर रहा होगा, तो उसके इतने कनेक्शन ऊपर पॉलिटिशियन से लेके नीचे तक सब उसने कर रखे होंगे, तभी इतना बड़ा सिस्टम बैठा है। ऐसे तो होता नहीं होगा। What do you call, मिठाई उठाई जाती होगी, all that, all those words, yeah, वो करता होगा ये सब, उसने बिठा रखा होगा सिस्टम।
तो उसके पास जाके टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि कैच द 10 करोड़ वन, उसका सेटिंग ही नहीं होगी, कम होगी। डिपेंड्स, छुप के कर रहा होगा, डिपेंड्स कौन कर रहा है। बट आई थिंक दैट कैलकुलस कैन गो ऑन इन द माइंड ऑफ पीपल, जो वहाँ पर जाएंगे डिसाइड करेंगे जाना नहीं जाना, इज इट टू डेंजरस। बट लाइक आई सेड, आप कहीं जा ही नहीं सकते। अगर आप जा रहे हो ना बिना किसी वारंट के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी मर्जी, आपकी योर रिस्क। मे बी यू आर गोइंग फॉर द मिठाई, मुझे नहीं पता, आप ही को जा रही होगी मिठाई फिर तो, अगर ऐसे जा रहे हो तो। और अगर नीचे साइन करा के जा रहे हो तो केस बना के जाओगे पक्का, ये तो नौकरी जाएगी आपकी। हाँ, केस पक्का बनेगा, बना के जाओगे। आपको पता चल गया है कि वो 3 लोग करते हैं, वो 3 में से रेट एक ही को मार सकते हो ना, मैन पावर शॉर्टेज। तो अगर एक ही को मार सकते हो तो ऑब्वियसली बड़े वाले को मारोगे, क्योंकि आपका काम है रेवेन्यू ऑफिसर, इट्स योर ड्यूटी टू गेट मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इज इट मोर डिफिकल्ट टू रेड पॉलिटिशियंस? रेड पॉलिटिशियंस? हाँ, पॉलिटिशियंस को रेड करना डिफिकल्ट होता है। यस, देर आर रेपरकशंस ऑब्वियसली। जो भी उसकी वो देगा ज़्यादा स्क्रूटिनी मांगेगा, क्योंकि उसका बैकलैश भी हो सकता है, और अगर आपने गलत करा तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट की बदनामी हो सकती है। उसका पूरे का पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करना बहुत आसान है अगर पॉलिटिशियन है तो। बट बहुत सारे, आपको पता है, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी नो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं हर शहर में। कोई एक दो लोग होते हैं जिनका पता होता है कि भाई ये तो काम करते हैं अप डाउन, वो बढ़िया खुला करते हैं। बट अगर करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ फाइल पे तो आएगा, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें? और अगर पता है श्योर कि हर जो पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, उसको, आई डोंट नो अबाउट बिग टाउन्स, बट छोटे शहर से जो है उनको पता होता है कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर रहा है। अगर देखो, पता होने का क्या मतलब, कुछ एविडेंस है क्या? एविडेंस के बिना गवर्नमेंट, सबको दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। हाँ, रोज दिखता है कि वही इस तरीके से चीजें उड़ती है, इस तरीके से चीजें बैठती है पॉलिटिशियन। कैसे दिख रहा है उसको? माल आ रहा है, ट्रक में माल जा रहा है, उसको कैसे पता बिल है कि नहीं है? माल आ रहा है, बाल जा रहा है, पॉलिटिशियन धंधा चला रहा है, बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, वो है पॉलिटिशियन, लेकिन उसके चीजें वाइट है कि ब्लैक है, धंधा गलत है या ठीक है, क्या वो टैक्स इवेजन कर रही है, आपको कैसे पता? अगर आपको ये पता है, देखो क्या होता है कि जैसे आप समझो, ऐसा अलग एरियाज बताता हूँ। अभी मैं गया था प्रयागराज, ठीक है, तो वहाँ पे मैं किसी बंदे से मिला जो मुझे एक यूपी के एक गांव के बारे में बता रहा था। XYZ पार्टी के बंदे थे, इंडिपेंडेंट कोई है इंसान, तो बता रहा था कि उस एरिया में किसी की भी बस नहीं जा सकती उस पॉलिटिशियन की बस, ट्रैवल कंपनी के अलावा, ठीक है। प्लस पूरे उसके आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगह अगर रेट है 10 रुपए, तो उस वाली जगह से जितनी बस जाएगी उनका है 15 रुपए। मोनोपोलाइज कर लिया उसने, और ये 5 रुपए एक्स्ट्रा उसके घर जाएगा, बाकी उधर दे। ये कैसे पता उसको कि उसके घर जा रहा है? वो जाके दे रहा है। नहीं, पॉलिटिशियन की ही चलती है ना, तो पॉलिटिशियन के पास ही जाएगा ना, मतलब हम मोनोपोलाइज, कार्टेलाइज ही कर दिया। हाँ, कार्टेलाइज कर दिया, सबको पता है अभी। बढ़िया, कोई बिल नहीं, कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं, मस्त चल रहा काम। दैट इज अ वेरी गुड टारगेट फॉर अ टैक्स रेट। हाँ, ये बात, हर एरिया में एक पॉलिटिशियन होता है जो कर रहा होता है। अगर मेरे को ये बात पता हो जहाँ पर भी मैं पोस्टेड था, तो मैं तो डेफिनेटली अप्रूवल के लिए आई विल पुट अप द फाइल। और अप्रूवल नहीं आएगा, अप्रूवल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर उनकी जो जिसने नहीं दिया उसकी गलती होगी। जब भी whenever it comes to light, whatever comes to light, at least I would have done my job ना, on file, on paper. I raised it. ऐसा होता है, ऊपर से नहीं आते हैं अप्रूवल्स। It is possible. But then अगर वो कुछ कह रहा है कि no approval not given, then he will have to write some reasons. And जैसे हवाला होता है, राइट, ओपनली होता है, बहुत लोगों को पता होता है कि हवाला कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन अगर अलग जगह से हवाला करते हैं, तो देन इसको क्यों नहीं रोक पाते हम लोग? नुक्ती ईडी का काम यही है, सीधा ऑपरेटर्स के पास होता है उनका। तो ये अल्टीमेटली 2-3 चैनल्स ही होंगे जहाँ पे जाएगा, और 2-3 चैनल्स होंगे वहाँ पे। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। हवाला होता है ऑफ कोर्स दुबई एंड सम प्लेसेस आर हॉट डेस्टिनेशंस। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ पोस्टिंग्स होते हैं, वो कॉइन पोस्टिंग्स बोलते हैं। कॉइन इज नॉट द वर्ड कॉइन, इट्स एक्रोनिम, एंड आई एम डोंट एग्जैक्टली श्योर क्या उसका वो है, बट वो दे आर पीपल हु आर पोस्टेड अब्रॉड, और उनका काम ही होता है ये देखना। तो वहां बाहर से भी आती है इंटेलिजेंस आपके पास, एंड कुछ यहाँ से ये सिस्टम एक्टिवेट चल रहा है, आ रहा है बार बार। मतलब इंडियंस दबा दबा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो देर आर अग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, जिसमें देख सकती है इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो, अगर कोऑपरेट करेंगे वो, तो आपको पता चल जाएगा और आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। तो किया तो जा सकता है। पॉलिटिक्स का कितना इन्फ्लुएंस होता है किस चीज़ पे? पॉलिटिशियंस का ऑन द एंटायर सिस्टम, कि ये पॉलिटिशियन का भांजा है, भतीजा है, दोस्त है, इसके पास कुछ नहीं कर सकते, इससे दूर रहो, ये टैक्स की खुली चोरी करेंगे, इलीगल सामान बेचेंगे। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बचते होंगे, ऐसे तो नहीं बचेंगे।
नहीं बचेंगे। कब तक बचेंगे? क्योंकि टैक्स तो पेपर पे होता है ना, इट इज अकाउंट्स। अरे बट दिखता नहीं ना, मतलब मेरी XYZ एक फैक्ट्री है मान लो, स्केल पे नहीं कर पाओगे। एक पॉलिटिशियन उसके भाई की फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि 100 करोड़ का काम चल रहा है, वो भरता है 5 करोड़ रुपए। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंप्लेंट ना करे। वो कंप्लेंट जब करेगा ना कोई, तो वो कंप्लेंट सिर्फ ऐसे नहीं एक लेटर नहीं करेगा, वो CBI PMO हर जगह जाएगा वो ईमेल CC होके। ओ हाँ, ऐसे नेटवर्क बन के एक्चुअली रेट्स आती है। हाँ, दैट इज वन वे। CP ग्राम्स बोलते हैं उसको। कंप्लेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर गोइंग टू सेंट्रल पोर्टल कॉल्ड CP ग्राम्स। अगर आपको कोई करप्शन पे कंप्लेंट करनी है, CP ग्राम डालो, वो PMO से या जो भी सेंट्रल नोडल अथॉरिटी है वहाँ से फ्लैग होती आएगी और हर जगह पता होगा उसका, और स्टेटस मांगा जाएगा उसका कि क्या हुआ उस पर। तो अगर आप कुछ कर रहे हो और किसी को एक्सपोज कर रहे हो या कंप्लेंट कर रहे हो, तो हर जगह करोगे कंप्लेंट आप। CBIC के चेयरपर्सन, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, PMO, CBI हर जगह ईमेल्स देखते होंगे। हाँ, देखते हैं भाई ईमेल, उनके डिपार्टमेंट्स देखते हैं सारे। देयर आर डेडिकेटेड पोर्टल्स फॉर दिस। या they will be seen and then they forward that to relevant department. It works if it's a legitimate complaint, it will come to that place। आएगा, मतलब कुछ तो होगा, एक ईमेल से भी चीजें हो जाएगी। हो सकता है, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो देखेंगे, उसको इग्नोर नहीं करा सकता। और एक फिर से ईमेल डालने में क्या जा रहा है? अगर एक्चुअली में कुछ है तो if anybody has something then they should inform the government। करे एक्चुअली। अगर आप पेपर पे ले आओगे कोई चीज को, ईमेल पे ले आओगे डिजिटल, तो गवर्नमेंट के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसको इग्नोर करना। ट्रू। एक ऑफिसर के असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर के पास कितने पावर होते हैं? व्हाट इज अ पावर? बहुत क्लियरली डिफाइंड पावर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक रेवेन्यू कमिश्नर हो, ठीक है, और अब आपके पास कोई एक XYZ बिजनेस है, ठीक है, जिसी का भी सामने वाले, तो आपके पास क्या क्या पावर है? आप क्या कर सकते हो उस बिजनेस का? आप रेवेन्यू कमिश्नर हो, सपोज करो कस्टम्स के, हाँ, या GST के अभी बात कर रहे हैं, GST के एक एरिया के कमिश्नर हो गए आप, आई एज्यूम। आपके सर्कल होते हैं ना, सर्कल्स होते हैं, डिविजन होते हैं। आपके पास एक एरिया है जिसके आप कमिश्नर हो। आपके नीचे अगर कमिश्नर हो तो आपके नीचे एडिशनल कमिश्नर्स होंगे। एडिशनल कमिश्नर के नीचे जॉइंट कमिश्नर होंगे, डेप्यूटी, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, और भी कुछ स्टाफ होगा। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। आपका काम होगा एज GST कमिश्नर टू मेक श्योर कि आपको ये तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि GST कौन कौन देने वाले हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन में। हु आर योर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े टैक्स पेयर जो हैं, क्या उनको कोई परेशानी हो रही है? क्या उनको कोई फैसिलिटेशन करने की जरूरत है? क्या उनको कोई हरासमेंट हो रही है? अगर एकदम से किसी का रेवेन्यू डिप कर गया तो क्यों डिप कर गया, ये आपका काम होगा जानना। फिर आपके पूरे के पूरे इलाके में कोई भी ऑफिसर कोई केस बनाता है, सपोज वो केस अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू डिफाइंड है लॉ में, उससे ऊपर का है, तो वो आपको डिसाइड करना है। अगर उससे कम का ब्रैकेट में है तो आपके नीचे वाले एडिशनल कमिश्नर को डिजाइन करना, आपको उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि भाई ये ठीक है नहीं है। बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जो आप ही डिसाइड करोगे और कोई नहीं करेगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट पावर है। कस्टम्स के कमिश्नर के पास फॉर एग्जाम्पल पावर होती है टू डिफाइन द कस्टम्स एरिया, कि ये है कस्टम एरिया। बहुत पावर्स होती है उनके पास, बट इट इज ऑल फॉर मोस्टली फॉर एनफोर्समेंट। या पर लेट्स से किसी बिजनेस ने कुछ गलत नहीं किया है, सब सही है, राइट? हाउ मच पावर डू यू हैव टू कि उसको परेशान कर सकते हो? आई थिंक प्लेंटी। इसी को न्यूसेंस वैल्यू बोलते हैं। यू हैव क्या पावर होगा? डिफाइन, गिव मी स्टेप बाय स्टेप कि ये मैं रेड मार सकता हूँ कभी भी, 7 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, व्हाटएवर, लाइक व्हाट इज इट? हाँ, तो अगर आप सब, अब हालांकि देखा तो नहीं ऐसा मैंने पर्सनली कि कोई ऐसे पीछे ही पड़ गया हो किसी के, बट अगर कोई हाइपोथेटिकल केस में पीछे ही पड़ जाए तो व्हाट कैन दे डू? दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग देम। ओके, कुछ ना कुछ गलती निकालने की कोशिश करी जा सकती है, उनके एक्स्ट्रा ऑडिट्स कराए जा सकते हैं ताकि उनके डिलेज, उनकी जवाबदारी बढ़ जाए, उनके और क्या करेंगे, बस रेट पड़वा के 3-4 दिन बंद भी तो कर सकते हैं। रेट पड़वाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, उसके लिए भी ग्राउंड वर्क करना ने बोला, कहीं से न्यूज आई, किसी ने इंटेलिजेंस दिया हो तो क्या, कितना ठीक है, मान लिया कुछ भी कर सकता है, रेट कर सकता है, रेट पड़ गई, रेट पड़ लेगी, रेट पड़वा के रुकवा दिया, देन उसकी सारी फाइल्स कॉन्फेस्टिगेट हो गई। हाँ, उस फाइल्स को अब छुड़वाने में तुम उसका कोई माल सीज कर दिया कि मेरे को जब तक इसकी मैं काउंटिंग नहीं करता, क्लियर नहीं करता, तब तक के लिए माल सीज रहेगा, तो 10-15 दिन तुम्हारा वो माल अटक गया। हाँ, इतना मशीन सीज, चलो मशीन के ऊपर सीजर लगा दिया, 15 दिन के लिए मशीन ही रोक देगी तो नया भी नहीं बना सकता। इट इज पॉसिबल कि एक्सट्रीम केस में वैसे करेगा, पर अगर इतना ओपनली कोई विक्टिमाइज करेगा तो कंप्लेंट्स होंगी इंस्टेंटेनियसली, और कंप्लेंट्स स्ट्रांग होंगी, और कोई ना कोई देखेगा उनको। अगर कमिश्नर हो तो तुम्हारे ऊपर एक चीफ कमिश्नर भी है
उसके बाद एक फाइनेंस, उसके बाद चेयरपर्सन भी है, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, और साइड में CBI है। बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए कि क्या मिसयूज, गवर्नमेंट के पावर का मिसयूज हो कहाँ रहा है, बता के तो देखो। ऐसी स्क्रूटनी होगी कि पसीने छूट जाएंगे। तो तुम सही हो तो कोई टेंशन नहीं था? नहीं, लॉन्ग टर्म में परेशान करा सकता है, इट इज़ ट्रू, बट दैट इज़ ट्रू फॉर एनीबडी जिसके पास पावर है। बट नहीं, आज की डेट में इतना ज़्यादा डरने की जरूरत, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ नहीं करो। और कोई गलत कर रहा हो, कोई टैक्स चुरा रहा हो तो उसको डरना ही चाहिए। मैंने कहीं सुना था, एक सेइंग सुनी थी, कस्टम्स वाले उल्टी करा के निकालते हैं, मैंने सुना था। एक स्मगलर ने बोला था मुझे ऐसे ही रैंडमली, जो स्मगलर था या क्या था पता नहीं, बट ही वाज लाइक शेडी कैरेक्टर। अरे सर, कस्टम्स उल्टी करा के निकालता है। जब आप निकलते हो ना करोड़, बढ़िया है। दैट वाज अ मेटाफोर। जितने पैसे आपने लिए हैं ना, कमाए, आपको लग रहा है आपका चल रहा है, जिस दिन पकड़े जाओगे एक ही बार में छोड़ लेंगे, उस दिन सारा हिसाब बराबर कर देंगे। तो जैसे मान लो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, और वो स्मॉल बिजनेस ओनर काम करता है 10 करोड़ का, ठीक है, और वो दिखाता है कि मैं 1 करोड़ का काम करता हूँ। वो 9 करोड़ के ऊपर ना GST भरता है, उससे जो उसकी इनकम बनती है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं भरता, क्योंकि दिखा नहीं सकता। वो पैसे वो अपने पास रखता है छुपा के, ठीक। अब वो किसी दिन पकड़ा गया, फिर तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी? जो 9 करोड़ है ना उसका साल का, अरे मतलब मैं तो एकदम रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 करोड़ उसने कमा लिए लाइफ में, 10 करोड़ कमा लिए, चलो हाँ, चलो साल का 10 करोड़ टर्नओवर है, ओके। गवर्नमेंट के पास पावर है, पिछले 5 साल तक ले जा सकती है, ओके। अगर ये लग रहा है कि विलफुल सेपरेशन है, मतलब ये जानबूझ के कर रहा था, ऐसी कोई लॉ की एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन की वजह से नहीं, जानबूझ के कर ही रहा था, ये टैक्स इवेजन ही कर रहा था, टैक्स बच जाए मेरे को, मैं मार्केट में कॉम्पिट, क्योंकि स्मॉल बिजनेस हो तो यही बोलते हैं। बिल्कुल यही है, माइंडसेट यही है। तो गवर्नमेंट वो तो करेगी, पिछले 5 साल का वो करेगी, उनको इकट्ठा करेगी, उस पर फाइन, उस पर पेनल्टी, उस पर इंटरेस्ट लगा के एक शो कॉज नोटिस दे देगी। तो कितना होता है? डबल 300 गुना हो जाएगा, 300%, 3 गुना। मतलब अगर 9 करोड़ की चोरी करी, 11 करोड़ रख लो, 10 करोड़ का इजी मैथ हो जाएगा। 10 करोड़ का रख लो तो 20-30 करोड़ का शो कॉज नोटिस बन जाएगा आपका। 10 करोड़ होंगे 2 करोड़ रुपए, यही तो है। और 20 करोड़ रुपए भरने के लिए बोलते, और अगर चलो नहीं भरे 20 करोड़ तो नहीं करे तो फिर वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, जो भी प्रॉपर्टीज है सब चलेगा। उसने बोला कि भाई यही है मेरे नाम पे, ओके बाय। हाँ, तो ऐसा होता है, फिर घूम फिर के इंसॉल्वेंसी तो दिवालिया हो गए, बट जेल नहीं होती। तो जितना भी, अगर 20 करोड़ की जगह गवर्नमेंट अपनी तरफ से हरास कर के 7-8 करोड़ अगर रिकवर कर लिया उन्होंने, तो फिर चलेगा। एंड देयर इज अ सेटलमेंट कमीशन आल्सो फॉर इट। जो इस टाइप के केसेस होते हैं, हाई स्टेक्स हैं, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि एक पॉइंट तक, पॉलिसी तो ये है कि लिटिगेशन मत करो फालतू की, वहाँ पे जाके सेटल कर लो और कॉम्प्रोमाइज करके एक अमाउंट लो जो भी आपको बचा है और उसको खत्म करो, तो वो सेटलमेंट्स भी हो जाते हैं। तो 20-30 करोड़ का वो बोल रहा है मैंने 2 करोड़ कमाया, आप बोल रहे हो 20-30 करोड़ कमाए, तो 10-12 करोड़ में सेटलमेंट हो जाएगा। इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन द केस। एंड अगर इंसॉल्वेंसी पे आ गया केस, सो जो भी वो उस कंपनी का डायरेक्टर होगा या सोल प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर होंगे, व्हाटएवर, किसके ऊपर केसेस बनते हैं? सिर्फ द इंसान की पूरी फैमिली की, उसकी फैमिली होम्स भी जाते हैं? लाइक व्हाट इज द लीग? कंपनी स्ट्रक्चर में भी फर्क पड़ता है ना। LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनीज एक्ट है। हाँ, तीनों बताओ, तीनों के इसमें क्या क्या? अब वो देखना पड़ेगा। You'll have to see that law is constantly evolving also ना, because every time law तो बन गया, चलो ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग्स आते रहते हैं, तो इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग। आपको अपडेट रहना पड़ेगा अगर आप फील्ड में। बट अगर एक बेसिक में क्या होता है, मेरे पॉडकास्ट ना बहुत सारे फैमिली बिजनेस ओनर्स देखते हैं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स देखते हैं, MSME देखती है, एंड दे लाइक व्हेन आई टॉक टू IAS ऑफिसर्स एंड IPS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स अबाउट कि कंट्री में क्या चल रहा है, उनके ऊपर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर जस्ट आउट ऑफ ऑल द कमेंट्स दैट वी हैव गॉटन। जितना पैसा टैक्स से बचाया नहीं है, अगर उसके चंगुल में फंस गए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि उससे 2-3 गुना की डिमांड बन जाएगी, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि हरासमेंट होगी, परेशान हो जाओगे कोर्ट के चक्कर काट के। 8-8, 10-10 साल केस चलते हैं, टंगे रहते हैं। लॉयर करोगे, लॉयर को पैसे दोगे, कोर्ट के डेट्स लगेंगी, कोर्ट की डेट्स में एडजर्नमेंट्स होंगी, अपना केस बनाते रहोगे, लड़ते रहोगे, और हम सारा टाइम, बाय द वे, वो बैलेंस शीट में दिखेगा आपका कि देयर इज पोटेंशियल लायबिलिटी 10 करोड़ की। मेरे पास एक आइडिया सिम कार्ड वाला आया था, तो उसके पास है ना, से 5-6 नंबर थे, तो इस लाइक सर मैं आपको डील दूंगा, सारे नंबर ले लो। मैं यार एक मेरे नाम पे तो और हो ही नहीं सकते, नंबर कैसे लूँ? मैं सर 50 रुपये में आधार कार्ड दे दूंगा ना। क्या? व्हाट? मतलब हाँ,
तो मैम मतलब इसका क्या होता है? मतलब 50 रुपये में आधार कार्ड बिकता है, आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे किसी गांव के किसी आदमी के नाम पे, वो साइन भी हो जाएगा, आधार बट सिम उसके नाम पे होगी, 3-4 महीने बाद फिर आप किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे पोर्ट करा लेना। ये स्टेप 1 है इकोनॉमिक ऑफेंसेस का, फेक आधार कार्ड। हाँ, कुछ भी गलत करना है ना उसको लाओ। इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स करते हैं ये रेगुलरली। बट ये कितना, मतलब अगर ये ब्लेटेंटली एक मोबाइल सिम बेचने वाला भैया मुझे बेच के जा रहे हैं, मतलब मैं इतना डर गया था उस टाइम पे, बिकॉज अगर वो मुझे ऐसे बोलता ना कि यार मैं आपको सिम कार्ड दे दूँ और बताता नहीं क्या कर रहा है, तो प्रॉब्लम मैं फंस जाता। लेकिन उसने जैसे ही बोल दिया फेक आधार, मेरी फट गई। मतलब भाई मतलब तू तो मेरे को आदमी थोड़ा ऐसा लग रहा है, मेरे को नॉर्मल जो नंबर था वो भी नहीं चाहिए, तुझसे तू दूर हो जा, राइट? बिकॉज दैट्स लाइक फर्स्ट आपके दिमाग में आता है कि यार क्यों मैं पढ़ूँ किसी भी चक्कर में। बट अगर 50 रुपये में मिल रहा है तो हम श्योर 1000 लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। तो बहुत कुछ होता है फ्री में, डेटा प्राइवेसी कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो 50 रुपये में आधार कार्ड मिला, उसी से आपने कंपनी खोल दी और उसी से आप उसी कंपनी में फेक इनवॉइसेस बना रहे हो। मैंने देखा है लोग बहुत आगे रहते हैं लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने में। कस्टम्स में आप देखो एक एक नए नए इंजीनियर्स तरीके लोग ढूंढते हैं स्मगलिंग करने के, अभी तक चल रहा है। तो आज भी अगर कोई ऐसे फेक इनवॉइसेस बना रहा है, फेक आधार कार्ड कर रहा है, तो जिस कंपनी को दे रहा होगा वो फेक इनवॉइस कंपनी के से, उस कंपनी के ओनर्स को तो पकड़ लोगे ना? हाँ, अगर चेन में कोई आ गया और अगर सामने वाले को नहीं पता कि ये फेक है, बट अगर कोई समझदारी से कर रहा है मास्टरमाइंड, तो वो पूरा ही चेन ही फेक होगी। बट पैसा लेने वाला एंड में तो कोई तो बेनिफिशियरी होगा, तो वो तो पकड़ा जाएगा, निकल जाएगा वो अपनी कंपनी बंद करके। और कुछ समय तक करेंगे फिर कंपनी बंद कर देंगे। बट कभी ना कभी तो खुलेगा ना कि एक इंसान तो पकड़ाएगा। लेट्स से ओके, फेक इनवॉइसेस का मेरे को पहले गेम समझा होता क्या है, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे लेकिन समझ नहीं पाया। फेक इनवॉइस मतलब आपने मेरे से कुछ गुड्स खरीदे जिसका आपके पास जो मैंने आपको एक्चुअली दिए नहीं। ओके, तो मैंने से बिल बनवा लिया कि बिल बनवा लिया आपने, मैंने आपसे, उसमें 18% जो जीएसटी है, अब वो आपके पास 18% जीएसटी आपकी बुक्स में आ गया, तो मैं गवर्नमेंट से ले लेता हूं। हाँ, अब आप या तो उनसे ले लो या उसको अपने बाकी की टैक्स पेमेंट में ऑफसेट कर दो, बच गए ना 18% डायरेक्ट। यही है सारा का सारा, बस और कुछ नहीं है, दैट्स इट। तो अब जैसे मैंने मेरी कंपनी में 18% बचाया होगा फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट मुझे तो पकड़ लेगी ना? पकड़ सकती है आपको अगर आप लेजिटिमेट बिजनेस चला रहे हो और अपने 18% वगैरह। बट कुछ लोगों का बिजनेस ही ये है कि उसको 18% पे खेलना है और कुछ करना ही नहीं। That is what that is the whole game. That is what आप देने वाले भी फेक, हाँ, जो रिसीव कर रहा है वो भी फेक, हाँ, बुक्स में चल रहा है, पैसे आते जा रहे हैं। Yes, people have done that. तो टैक्स रिफंड पे जो पैसे आ रहे हैं वही आगे लेके जा रहे हैं और वो लेके भाग गए। People have done that. एंड कितने करोड़ों का तक कर सकते हैं? Many hundreds of crores. I don't know the exact number. Many hundreds of crores. Oh, crazy. This is people do that. People do that in customs also. People do that in income tax also. Yeah. तो एक जो केस था ये, दिस आई वाज सीइंग कि फेक रिफंड स्कैम 800 करोड़ का था जो 2017 में पकड़ा गया। फेक ड्रॉबैक, हाँ, IRS ऑफिसर, ये कस्टम्स का एक वो है। A group of IRS officers and chartered accountants were found running a fake refund scam where they filed fraudulent tax returns on behalf of fake companies and siphoned over 800 crores in fake refunds before being caught. Same modus operandi. तो ये तो IRS ऑफिसर तो chartered accountants ने मिलके चला दिया। तो फिर तो कैसे पकड़ा है ये? पकड़ा जाएगा यार, कोई ना कोई। पता क्या होता है पकड़े कैसे जाते हैं? जेलसी। कोई डिपार्टमेंट का दूसरा जेलसी, आपस में ही हो गया होगा कुछ इनका। आपस में ही हो गया होगा, किसी ने किसी का कुछ कर दिया होगा, किसी को रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि है तो चोरी ही ना। अब जब 4 लोग चोरी कर रहे होते तो यू डोंट नो कि कौन मेरे से चोरी कर रहा है। क्यों आप ग्रीडी क्यों नहीं हुए कभी? व्हाट स्टॉप्ड यू? ग्रीडी क्यों नहीं हुआ मैं? कितना इजी है फिसलना ना। आसपास आप देख रहे हो आपके सामने लोग, ये मेरे साथ था, ईमानदार था, ये फिसल गया। सबसे पहले तो द रिएक्शन फ्रॉम इनसाइड माय बॉडी इज डिसगस्ट, वो इंस्टिंक्टिवली आ रही है, ठीक। दैट इज बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग, जो भी है माइंड में वो है कि भाई मैं क्यों करूँ। एक तो दूसरा, एंड आई लाइक प्लेड स्पोर्ट्स ऑल माय लाइफ, आई डोंट लाइक दैट, इट डिसगस्ट मी, इरिटेट्स मी, एंड आई थिंक मतलब अपनी इज्जत नहीं है क्या? तो खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या भाई? अगर आप लेते हो किसी से बेशर्मों की तरह कोई टीवी, वो 4 लोगों को जाके बोलेगा, मैंने उसका तो सेट कर दिया है, मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। अगर कभी हो गया तो डूब के मरूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट्स माय बार आल्सो, दैट्स व्हाट वी वर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट वैल्यू ड्रिवन कंटेंट, कि कोई मतलब आप लोग इसमें तो बहुत हाई होता है, पर इन मी कि कोई मेरा कंटेंट देख के मुझे बोले कि यार तू बिक गया साले यहाँ पे, दैट्स डिस्गस्ट मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि यार इज्जत का सवाल है। एंड बहुत बुरा लगता है, लाइक दैट्स जस्ट, या ऐसे कि
ओ ये तो आजकल ऐसी चीज़ें बना रहा है, फन बना रहे हैं यार, ये तो व्यूज़ के लिए, ही स्टार्टेड सेलिंग हिज सोल फॉर व्यूज़। तो वो लाइक इट डिस्गस्ट, मतलब अंदर से घिन आता है कि मैं इसके साथ जी नहीं सकता। सी इफ यू आर गिल्टी ऑफ इट एंड देन इट्स जस्टिफाइड, बट इफ समबडी इज जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ स्पाइट, तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, और आई थिंक बोलते भी होंगे, उनको कोई मतलब अभी तो बोलते हैं जो कुछ, अगर कोई किसी रैंडम चीज़ हो तो अभी आज मैं चैन की नींद सो सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने किया नहीं है। तो अगर 4 हेटर्स गाली दे रहे ना तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैं कर लूँगा अगर, और फिर कोई गाली देगा तो मुझे पता है गाली नहीं रियलिटी है, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट टू स्लीप। तो मैं चाहता ही नहीं ऐसा कभी आए कि भाई नींद सही आनी चाहिए। नहीं, तो अंदर से एक तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट है, और ऊपर से बहुत ही मतलब थर्ड क्लास चीज़ है यार। इज्जत नहीं है क्या? खुद की इज्जत, मतलब सर ऊपर करके जीने का मन है, ऐसे थोड़ी कि हम बचते फिरेंगे, चोरों की तरह घूमते फिरेंगे। दैट इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग, मुझे नहीं चाहिए। एंड आई फील एटलीस्ट इन आवर बिजनेस, द बिजनेस दैट वी आर इन, जो लॉन्ग टर्म वही जीतेगा, ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक रहेगा, जो वैल्यू ड्रिवन रहेगा, जो इधर उधर शॉर्टकट देने की कोशिश नहीं करेगा। आपसे आगे बहुत लोग जाएंगे, बीच बीच में स्पाइक्स आएगा, बहुत लोग आगे आएंगे, आप उस टाइम पे आपको फिसलना नहीं है, आप फिसले नहीं और लगे रहे, यू विल विन इन दी एंड। आप सही कह रहे हो, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि रेपुटेशनल डैमेज ना बहुत बुरा होता है। सही बात। तो आप इसको सोचो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल कैसे चलाना है, और उसमें आप जीतोगे। लाइक विल यू रिटायर एज अ विनर और नो? दैट्स अ क्वेश्चन। 2022 में कौन विनर है, 25 में कौन विनर है, 27 में विनर है, उससे मैटर नहीं करता। डू यू रिटायर एज अ विनर? दैट्स अ क्वेश्चन, एंड द वन हु रिटायर एज अ विनर will be the one that is a long legacy game. तो वो उसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, आप उसके लिए शॉर्टकट नहीं ले सकते। Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने। And that I think जो इस काम, anybody who's we are literally putting ourselves out there, yeah, all the time, you know, ये मुझे नहीं लगता है चोरों के बस का है। चोर नहीं करते, चोर छुप के काम करते हैं अपना, ओपनली नहीं कर सकते। ओपनली नहीं, मतलब यू रिमेन बिहाइंड द सीन्स। भाई जो अपने आप को ओपनली कैमरा के सामने बार बार बाहर ला रहा है, अपने कंटेंट को दिखा रहा है, एक तो आई थिंक थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए उस एबिलिटी को, क्योंकि वो आसान नहीं होता है, पेनफुल होता है। और उसको, उस बैरियर को तोड़ना डेली हमेशा ही थोड़ी थोड़ी डर लगता है। द नर्वसनेस नेवर डिसअपीयर्स, यू नो दैट। आई मीन who am I to tell you, but it's there. And I think that requires a fundamental level of integrity. Yeah. You cannot become a true content creator if you are completely fake. Do you think लोग, आप इतने टाइम तक रहे हो, लोगों के बीच में रहे हो, लोगों के साथ उठते बैठते हो, लगता है कि जो नई जनरेशन है उसको करप्शन से प्रॉब्लम है, वो करप्ट करने के लिए रेडी नहीं है? उनका कोई पर्सनल प्रिंसिपल ऐसे जागा है कि नहीं सेम ही है जैसे दूसरे होते, जहाँ करना होगा करेंगे? ह्यूमन नेचर तो नहीं चेंज होगा जनरेशन टू जनरेशन, मुझे लगता है। नो, आई डोंट थिंक सो। ह्यूमन नेचर वोंट चेंज, बट देयर माइट बी अ फीलिंग ऑफ मोर प्राइड। एंड मुझे लगता है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं वो, इसलिए वो एक सर्टन वो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ एक सर्टन सा आई थिंक लेवल बढ़ रहा होगा उनका। मुझे नहीं लगता कि वो डिग्रेड हो रहे हैं करप्शन के अंदर ज़्यादा, और उनको ज़्यादा अपील कर रहा है, क्योंकि वैसे भी कम हो रहा है, और वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा वी डोंट सेलिब्रेट द करप्ट इन आवर कंट्री। मतलब वी थ्रो स्टोन्स एट देम, और एक बारी वो तो सबको ही पता है कि उसका डेटरेंट इफेक्ट है। तो मुझे तो लगता है कि नहीं, ठीक है, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ही है डेवलपमेंट्स। A lot of Indians are leaving India, right? सुना है देखा कि 4,300 लोग थे जो मिलियनेयर्स, अल्ट्रा एचनाइस, वो इंडिया छोड़ के चले गए 2023 में, 2022 में और ज़्यादा थे। फिर ऐसे ही लोग 2024 में आई थिंक 4,300 थे, एंड 2023 में 5,000 समथिंग थे। दे आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर आई थिंक स्ट्रेस, लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपके पास पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्या करोगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइज, समझदार इंसान तो यही करेगा कि हवा पानी चेंज करो, हवा पानी बढ़िया करो। 10 साल ज़्यादा जियोगे, उसकी क्या कीमत है यार? तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा देर रहेंगे तुम्हारे साथ, उसकी क्या कीमत दोगे तुम? यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वहाँ पे क्या है? 8 से 10 साल का फर्क है, कोई मजाक थोड़ी। What is the price for 8 years of more life and existence and health? मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा इंडिया, मेरे को तो बहुत पसंद है। I know. बहुत ही attached. Real attachment है, और मेरे को लगता है opportunities भी बहुत है। Agreed. Attachment भी बहुत है, मतलब। Agreed. It's good कि हमें बात करनी चाहिए कि हम जो real issues हैं उसको solve कैसे करें, but कहीं ना कहीं like I've gotten opportunities to shift to certain countries and I'm like नहीं कर सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहीं बननी है, यही तब मजा आएगा। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए मुझे यहीं पे, क्योंकि मुझे रहना तो यहीं पे, मैं बाहर नहीं जा सकता। लाइक मैं इंडिया से इतना अटैच हूं दैट आई कांट गो। आप बता रहे थे स्टार्टिंग में अमेरिका वर्सेस इंडिया करप्शन, अमेरिका में भी करप्शन है? ऑफ कोर्स। कैसे होता है वहाँ करप्शन?
अमेरिका में इंडिया और अमेरिका के करप्शन में डिफरेंस क्या है? आई थिंक अमेरिका के लेवल पे करप्शन हैपेंस एट द हायर लेवल वेयर यू कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिसी. लॉबिंग बोलते हैं उसको वो. ओके. है ना? लॉबिंग तो बहुत सीरियसली लेते हैं मतलब. हाँ, वो बहुत सीरियसली लेते हैं इसको. ओके है मतलब बहुत अब वही ना लीगली बात करते हैं लोग. अमेरिका में मुझे लगता है कि जो नैरेटिव है ना करप्शन का, इतना ब्रिलियंटली क्राफ्ट करते हैं कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा. आप इसी चीज में डिबेट करते रह जाओगे करप्शन है भी कि नहीं. ओके, एक्सप्लेन. आई विल टेल यू. वन एग्जांपल इज द गन कंट्रोल ओवर देयर. हाँ, समझाओ थोड़ा. क्या? अब गन कंट्रोल ये है कि अमेरिका में जैसे आप दुकान पे जाके सेलफोन ले सकते हो, उधर आप जाके बंदूक खरीद सकते हो. ठीक है. क्या आर्ग्यूमेंट है इसकी? क्योंकि लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं, मास शूटिंग्स होती रहती हैं, पीपल किल ईच अदर रैंडमली. अगर कोई पागल होगा तो आपको पता नहीं चलेगा. यू कैन बी एट ए थ्रेट क्योंकि दूसरे वाले के पास है, इसलिए आपको भी लेनी पड़ेगी. गन क्यों हो रहा है? गन्स बिक रही हैं. इट्स $1 billion इंडस्ट्री. कौन कर रहा है? देयर इज अ राइफल एसोसिएशन जो इन गन मैन्युफैक्चरर्स की एक लॉबी है, प्रॉपर लेजिटिमेट लॉबी. आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट कहती है अ वेल आर्म्ड पॉपुलेस इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट टिरनी. आइडिया ये है कि भाई अमेरिका इज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम. इट्स द लैंड ऑफ द फ्री एंड द ब्रेव. वी डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट एंटायरली. अगर गवर्नमेंट के पास वेपन है और अगर गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हो गई और हमको मारने तो कौन बचाएगा? एंड आई हैव, इट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्री. प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरा एक हक है, मेरा एक ह्यूमन राइट है. उसको डिफेंड करना वो भी मेरा राइट है. उसको डिफेंड करने के लिए मेरे को वेपन चाहिए. इट इज अ हार्डकोर डिबेट. यू वोंट बी एबल टू डिफीट इट ऐसे. ह्यूमन राइट्स और मास शूटिंग्स को करते रहो आप डिबेट. अभी तक नहीं हो पाया. यही तो सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स. दैट्स हाउ रियल करप्शन इज डन. That is the beauty of it. You can't just do away with it and just rubbish it. It doesn't work that way. तो वहाँ पे करप्शन होता है बट एक बड़े लेवल, मस्ट लेवल पे. It's not direct कि ऑफिसर ही पैसे ले लो, वैसे ले लो. I think इस टाइप का पेटी करप्शन तो कम होता है वहाँ. होता है. I've heard cases. In Canada also I've heard cases. जैसे हेर से में ही सुना है कि कोई आया इंस्पेक्टर, उसने बोला यार ऐसे ऐसे आपकी हेल्थ में छोटा मोटा कर लिया हो. थोड़ा बहुत इस टाइप का करप्शन होता है बट हायर लेवल पे जो होता है आई थिंक दैट इज द रियल गेम विच हैपेंस देयर फॉर श्योर. दैट वी नो. हेयर टू व्हाट एक्सटेंड आई डोंट नो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कंट्री की आपको? chaos. chaotic. सेंस ही नहीं है, डायरेक्शन लाइन ढंग से. स्ट्रक्चर्स हमारे सिस्टम्स अभी बन रहे हैं. बहुत chaos है. बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग यूज केसेस हैं. एक इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करना यूनिफॉर्मली और उसको एक डायरेक्शन में चलाना आसान नहीं है. I think the biggest problem in our country right now is chaos because of its scale and its complexity. Chaos, complexity एक ही चीज़ है, but chaos और complexity बहुत अलग लेवल का हमारे देश में. हमारे देश में borders हैं, हमारे आसपास enemy states हैं, हमारे आसपास जो diversity है वो तो खैर है ही, but हर किसी को एक साथ बांध के एक direction में चलना तो मुश्किल है. So many people, so many empires have come and tried and failed and by some miracle it is happening. मतलब ये तो कमाल है. मतलब this it's a crazy country. I always do appreciate it. मतलब आपको सरप्राइज नहीं बंद होगा हमारे देश में ना. किसी भी लेवल में चले जाओ. सरप्राइज यू बॉस. आप मतलब it is not for beginners. It is not for beginners. It's a crazy country and you get to learn a lot. But the width of things you can do and the width of things you can do, I think कहीं नहीं हो सकता. You're talking about unfiltered चीजें देखी आपने बहुत. Tell me, क्या सबसे अनफिल्टर्ड इंडिया की रियलिटी है? मोस्ट अनफिल्टर्ड थिंग दैट आई हैव सीन इन गवर्नेंस इन इंडिया इज दैट जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉवर्ड्स. इंटेलिजेंस एंड कॉवर्डिस आ जाती है. इंटेलिजेंस होती है बिगिनिंग में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड द रिस्ट्रिक्शंस एंड द ओवरऑल सफोकेटिंग हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट और जो डेंजर्स होते हैं उसकी वजह से कॉवर्डिस आती है. एंड दैट इज आई थिंक द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ जो हम बात करते हैं ना कि भाई इंडिया में करप्शन क्यों है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों नहीं है, क्यों है. द रूट कॉज इज इट स्टार्ट्स विद डरपोक बना. दैट इज लोग डरते हैं. तो सिविल सर्वेंट भी डर रहा है, ऑडियंस जो जनरल सिटीजन है वो भी डर रहे हैं. सिविल सर्वेंट्स तो डरते हैं बिकॉज दोनों ही डर रहे हैं. सब डरते हैं. देयर इज फियर बिहाइंड. फियर किसका है? इट्स फियर पावर का है कि फियर सोसाइटी में खड़े रहने का है? Losing. You have too much to lose. If you are a civil servant, too much to lose. भाई अगर सपोज आपके ऊपर पब्लिकली CBI रेड हो गई और आपने गलत करा और पकड़े गए तो हमेशा के लिए रेपुटेशन खलास आपकी जो लाइफ अच्छी चल रही है, आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, लोग आपके पास
हाय हेलो कर रहे हैं, लोग आपको सैल्यूट मार रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो हो, आपकी पूरी आइडेंटिटी उसके आसपास फॉर्म हो गई, वो खत्म. यू टू मच टू लूज. इफ यू लूज दैट जॉब, यू लूज योर आइडेंटिटी, You lose everything. you lose everything. This was the question that I had to face. भाई अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मैं कौन हूँ? It's a big question, no? क्यों छोड़ा फिर आपने? Though I was not fit for it. क्यों? I was not ready for it. Many reasons. सबसे बड़ा रीजन है, it's a desk job. टेक्निकल काम है. वो एक पोस्टिंग थी मेरी जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड थी, एक्शन ओरिएंटेड थी, मजा आया. उसके बाद इट्स अ कंप्लीटली टेक्निकल एंड डेस्क जॉब, रूल ओरिएंटेड वर्क. मेरे लिए बिल्कुल, मेरी पर्सनैलिटी के लिए सूटेबल नहीं था. मुझे क्लियर हो गया था, ये ट्रेनिंग में क्लियर हो गया था मुझे. बट इसको छोड़ना आसान नहीं है. ये सोसाइटी आपको छोड़ने नहीं देती है आराम से. इसको छोड़ने के लिए आई हैड टू रियली वर्क अ लॉट. मतलब द पास्ट 3 years दैट आई बिफोर आई क्विट, आई हैड टू वर्क माई हेड ऑफ. आई गॉट लकी ड्यूरिंग कोविड. मुझे काम करने का मौका मिला अपने प्रोजेक्ट में. बुक लिखी पहले तो, बुक लिखी और गई और अच्छा लगा लोगों को. फिर टॉपिक वाली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखी. उनको हेल्प करने के लिए, उनके ऐसे राइटिंग पे हेल्प करने के लिए बुक लिखी. वो उनके पास पहुंची. कोविड से जस्ट पहले गई तो इट इज पर्कुलेटेड. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू टीच के लिए फिर आई वेंट टू यूट्यूब. यूट्यूब वाज ओनली क्लासरूम फॉर मी एट दैट टाइम. जैसे फ्री प्लेटफॉर्म है, आप क्लास ले सकते हो. बढ़ने लगा. कोविड में थोड़ा सा और बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ता चला गया वो नेटवर्क. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग आई कैन एक्चुअली डू. एंड देन आई हैड दैट कंपैरिजन का लेवरेज एंड दैट कंपैरिजन का प्रिविलेज ऑल्सो. आई कुड फील कि इसमें मजा भी आ रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, इसमें कुछ स्किल्स हैं जो मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता यार, इसमें कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का. एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएशन यू कैन नॉट डू. मतलब मतलब ही नहीं बनता है. तो मुझे पता था कि वहाँ तो मैं बेस्ट नहीं बन रहा हूँ. ये दिस इज व्हाट आई वाज बिल्ट टू डू. दैट फीलिंग आई ट्राइड टू गेट. And then more and more feedback, when you are interacting with people, पता ही नहीं चलता आपको. You get to know. And then there came a time जब आर्या पार करना ही जरूरी था. You could not have done both things. It was not possible. So then I took the leap. फिर मैंने रिजाइन कर दिया. तो इतना यूपीएससी का इतना ऑब्सेशन क्यों हमारी कंट्री? There for good reason है यार. Like people are obsessed. अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा छोड़ रहे हो, डेस्क जॉब मेरे लिए नहीं है, ये नहीं है, then why is that obsession? But the two things are very important. जिसको बनना है और जिनको बनना चाहिए वो अच्छे लोगों को जाना चाहिए. We need good people in our system and वही चेंज करेंगे. It's great. नहीं but देखो, but सिर्फ random obsession भी बहुत लोगों को. Random obsession नहीं. कि बस एक तो मेरे गाँव में सब बंद रहे, मैं भी बनूँगा. क्योंकि मैं IRS बन गया था और क्योंकि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया था, मेरे पास लग्जरी थी ये सोचने की. अगर फाइट ही सर्वाइवल की है तो इससे बड़ा सोसाइटल जंप नहीं है आज की डेट में नॉर्मल आदमी के पास. It is that platform. It will just catapult you to that different level. क्या है बताओ, आप कैसे करोगे? Entrepreneurship में भी ये वाला प्लेटफॉर्म इतना कहाँ रोबस्ट हुआ है कि एकदम से बंदा लेवरेज, एकदम ऑर्बिटी चेंज तो कुछ नहीं होता है हमारे देश में. ये है वो चीज़. ये देता है वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी. पहुँच गए एक बारी, आपको भगवान ने या जो भी है, यू हैव बीन ब्लेस्ड नाउ यू कैन थिंक हायर. बट अगर यही बात मैं कर रहा होता बिना यू क्लियर करे तो बेवकूफ़ी होती वो. That would have been stupid, But that's the honest orbital truth. change, like बहुत बड़ा. That's true. हाँ, मतलब सारी जिंदगी मेरे को नहीं करना टैक्सेशन. करा मैंने. I've seen it. जो मुझे सीखना था सीखा. फिर आफ्टर दैट स्टेज आप बेसिकली ब्यूरोक्रेट बनते हैं ना. बड़े मोर एंड मोर फाइल वर्क, मोर एंड मोर रिपोर्टिंग, मोर एंड मोर मेटा लेवल पॉलिसी मेकिंग, लेस एंड लेस एक्चुअल एक्शन. बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड एट ऑल. But why would anybody just push themselves into content creation and entrepreneurship? There was a real aptitude. Yeah. This is more difficult. This is more difficult, and it's every day. और वो एक stable government job छोड़ना, it was not an easy decision. Yeah, because here there's no security. No, as we have seen. किसी भी government job में जाते हो तो pressure बहुत होता है. मतलब pressure बहुत होता है, काम बहुत करना होता है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता. दिन रात आप मेहनत करते हो, बहुत करते हो. लाइक देयर इज टेक्निकली आपकी लाइफ सिर्फ काम हो जाती है. सेम चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में होती है. पर गवर्नमेंट जॉब में देन यू हैव सिक्योरिटी कि भाई जो आज पैसे मिल रहे हो मिलेंगे. एंड लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं मिलेंगे. आपकी कंपनी का दिवाला पिट सकता है, पर गवर्नमेंट, द माइट ऑफ द स्टेट बिहाइंड यू, दैट्स अ बिग फोर्स. और आपके आसपास वाले भी उस फोर्स से बहुत सिक्योरिटी ड्रॉ करते हैं. एंड स्टेटस दैट यू गेट. जो एक IAS ऑफिसर को स्टेटस मिलता है, वो कोई एंटरप्रेन्योर और कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई किसी को कुछ ऐसा भी नहीं मिलता. उसके सामने एक रत्ती भर नहीं मिलता. सही बात है. हमारे देश में हायरार्की है. सिंपल सी बात है.
इट इज़ अ फैक्ट एंड नोबडी लाइक्स टू हियर इट. हायरार्की में सबसे ऊपर पॉलिटिशियंस और पावर प्लेयर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, पावर है उनके पास, रॉ अडल्ट्रेटेड पावर रखते हैं. उसके नीचे आते हैं बिजनेसमैन, उसके नीचे आती है सर्विस क्लास. डू यू थिंक पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन के ऊपर है हमारे सोसाइटल हायरार्की, हमारे माइंडसेट में तो हाँ. नहीं, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर. Exploitation of power, obviously उनका तो main bread and butter is power. No, so let's say chief minister is more powerful or the richest man in the state is more powerful? Chief minister. You sure? क्योंकि वो Can't be sure. It would depend from case to case. But on a typical how aggregate, close is the businessman to the chief minister also matters a lot. could be. I mean, they're both very powerful, I guess. But the chief minister is dealing with pure power, like I said, might of the state and the legal authority he has. जो भी legal authority उसके पास है, बिजनेसमैन उस लीगल अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट कर रहा होगा, उस स्टेट के लॉज के अंडर. कैन अ रिचेस्ट मैन इन द कंट्री बी मोर पावरफुल देन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? Yeah. So then the richest man can be, but these are exceptions, no? We can't make good models if you compare only exceptions. So no, here are, let's say there are 29 chief ministers, right? Yeah. 30 chief, 29, right? Let's say, for example, I'm just making it up, 50 chief ministers or 50 top politicians in the country versus 50 top businessmen in the country. Politicians have more power. Yes. And not only because of the fact that politicians. अब ये भी तो देखो ना, किस cabinet and PM I'm not talking, वो तो anyone के पास बहुत power है. They are the मेरे हिसाब से politician. नेचर देखो ना यार उनके काम का. आप बिजनेसमैन अपनी कैटेगरी में, अपनी नीश में, अपने इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होगा, श्रूड होगा, स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, सर्वाइवल फाइटर होगा, सब कुछ होगा. पॉलिटिशियंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर वर्क, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस इस लेवल पे होती है, कैन नॉट बीट देम. दे आर नॉट स्टूपिड एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दैट इज द फाउंडेशनल स्किल ना ऑफ अ पॉलिटिशियन. वो अपने आप पावर है, इट इज प्योर पावर ऑन इट्स ओन. यू कैन कम्पीट विद दैट, आई थिंक. Fair. Well, perfect. That answers almost all my questions. Thank you so much. Thank you. I saw that clip of you were saying you came and you started with 70,000. This is very inspirational, man. You do not know how much I am inspired by you. Really? Yes. Thank you. It means a lot. No, you are the pinnacle. As far as I am concerned. Sir, if I ever become a real competitor to you, that will be success. I don't think we can ever be competitors. I genuinely see zero competitors. Really? Competition है ही नहीं. Competition for losers. I don't believe in it. बहुत collaborative approach है. And I feel together we should grow. Thank you so much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.